हेलो गाइस, दिस इज सी यश सुगन और आज ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट पेपर इशूड बाय आईसीएआई। ये वीडियो में हम मैथमेटिक्स और एलआर के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं जो 60 मार्क्स का हो जाता है आपके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे हम आपसे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि ये जो मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट निकालता है वो एकदम वेल अरेंज्ड है। मतलब सारे क्वेश्चंस जो है वो चैप्टर वाइज दिए हुए हैं आपको, बट एग्जाम में, रियल एग्जाम में वैसा होने वाला नहीं है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि आपको पहले खुद से पूरा सॉल्व करना है मॉक टेस्ट पेपर। के बाद अगर कुछ 5-6 क्वेश्चंस नहीं जमते हैं, मार्क करके और फिर उसका वीडियो सोल्यूशन देखना है। इससे आपको क्या होगा, आपके पास ट्रैक रहेगा जो जो क्वेश्चंस आपने रॉन्ग किए, ताकि एग्जाम के पहले आप वो क्वेश्चंस रिवाइज कर सको। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि आपको एग्जाम में मिलने वाले 2 आवर्स फॉर 100 क्वेश्चन। दैट मीन्स पर क्वेश्चन आपको 1.2 मिनट्स मिलने वाले हैं। 1.2 मिनट्स मतलब ओनली 72 सेकेंड। और मैथ्स के क्वेश्चन 72 सेकेंड में सॉल्व करना थोड़ा टफ हो सकता है अगर प्रैक्टिस में, अगर हमने प्रैक्टिस के टाइम स्पीड पे अगर हमने काम नहीं किया है तो बेसिकली मैथ्स में वी हैव टू कीप इन माइंड द स्पीड, क्या स्पीड से हम पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टू numbers are in ratio 7:8. If 3 is added to each of them, their ratio becomes 8:9. देखिए, हमें बोल रहा है कि दो नंबर है, उसका रेशियो अभी के फिलहाल में देखिए 7:8 मिल रहा है। बट अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करोगे तो उसका जो रेशियो है वो 8:9 हो जाएगा। चलिए, मैं आपको 3 ऐड कर देता हूँ। 14 प्लस 3 आपका 17 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 16 प्लस 3 आपका 19 हो जाता है। क्या 17/19 आपके 8:9 से मैच खाता है? जी नहीं, ये तो सिंप्लीफाई ही नहीं होता है। चलिए, दूसरा बी ऑप्शन देखिए। 24 प्लस 3 क्या हो जाता है बताइए? ये हो जाता है 27। और 27 प्लस 3 क्या हो जाता है बताइए? ये हो जाता है 30। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये कितना हो जाता है? 9/10 हो जाएगा अगर मैं 3 से काटता हूँ। बट हमें 9/10 चाहिए कि 8/9 चाहिए? हमें तो 8:9 चाहिए, तो फिर बी ऑप्शन को भी हम काट सकते हैं। सी ऑप्शन के ऊपर नजर डालेंगे। देखिए, 21 प्लस 3 कितना हो जाता है? 24। और 24 जो डिनोमिनेटर है, 24 प्लस 3 हो जाता है 27। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से काटेंगे तो ये जाएगा 8 जा, और 3 से काटेंगे तो ये 9 जा जाएगा, तो ये 9 जा 27। क्या हमें 8:9 चाहिए था? जी हाँ। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है? आपका ऑप्शन हो जाता है सी ऑप्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन प्रोपोर्शन? मतलब ए बाय बी नॉट इक्वल्स टू सी बाय डी, प्रपोर्शन फ्रॉम 4 वेरिएबल, नॉट इन प्रपोर्शन लिखना। सेम स्टेप एमसीक्यू ऑप्शन वाइज चलेंगे। ठीक है, 6/8 और इक्वल्स टू पहले लिखते हैं 5/7। अगर मैं 6 को 3 से काटता हूँ, 2 से काटता हूँ तो 3, और वो 3/4 क्या 5/7 के इक्वल होता है? जी नहीं। 3/4 और 5/7 दोनों अलग अलग होता है, तो हमें पहले इसमें हमें हमारा आंसर मिल गया। फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका जो है प्रपोर्शन में नहीं है। आप बाकी के चेक कर सकते हो, बी, सी और डी, डेफिनेटली दे विल बी इन प्रपोर्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। अ, चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले देखिए, x² + y² = 7xy दिया हुआ है, तो गिवन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पूछा क्या है? पूछा है log 1/3 इंटू एक्स प्लस वाई निकालना। मतलब उन्होंने पूछा है, आपको आपको पता है लॉगरिथम में एक प्रॉपर्टी रहती है। प्रॉपर्टी कैसी है? वो प्रॉपर्टी बोलती है log ए बी क्या होता है? लॉग ए बी होता है log ए प्लस log बी। वैसे ही उन्होंने क्या पूछा हमसे? log 1/3 प्लस log एक्स प्लस वाई। अब देखिए, एक चीज आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि log x प्लस वाई मतलब x प्लस वाई कैसे निकलेगा? जो गिवन है। गिवन क्या है? गिवन है ये x² + y² = 7xy। अब मैं कैसे इसको करूं ताकि वो x प्लस वाई में कन्वर्ट हो जाए? देखिए, इसमें आपकी एक ये चीज चलनी चाहिए कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x² + y² + 2xy। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? 2xy ऐड कर देता हूँ ऑन बोथ द साइड। ऐड 2xy ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाता है। देखिए, x² + y² + 2xy
इक्वल्स टू क्या 7xy प्लस 2xy। ये देखिए ये हो जाता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये आ जाता है आपका 9xy। यहाँ तक के तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे लॉग निकालना है, तो क्वेश्चन में भी लॉग बोला हुआ है, तो मैं अभी लॉग निकालता हूँ। अप्लाई लॉग ऑन बोथ द साइड, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाता है, देखिए ये आ जाता है 2 log x प्लस वाई इक्वल टू लॉग 9xy। अब आप बोलोगे सर 2 log x प्लस वाई कैसे लिख दिया आपने? देखिए लॉगरिथम में एक प्रॉपर्टी है log x टू द पावर n इक्वल टू n log x। पावर जो है वो सामने आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, log x प्लस वाई इक्वल टू log 9 को मैंने लिख दिया log 3 का स्क्वायर प्लस log x प्लस log y अपॉन 2। ये देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाए, log a b क्या होता है, log a प्लस log b। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ही log 9xy क्या होता है, log 9 प्लस log x प्लस log y। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। log 9 को मैंने 3 स्क्वायर log 3 स्क्वायर लिख दिया। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो log 1/3 प्लस log x निकालना है, तो मैं लिख देता हूँ log एड log 1/3 ऑन बोथ साइड। तो आपका फाइनल आंसर जो है वो ये आ जाता है इधर log 1/3 प्लस log x प्लस y। ये आपका आ जाए LHS आपका पूरा फाइनल हो चुका है। अभी RHS पे जाएंगे। अब आप देखोगे log यहाँ पे भी हमें log 1/3 ऐड करना पड़ेगा, तो ये log 1/3 ऐड कर दिए प्लस जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग में देखिए log 3 स्क्वायर है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 log 3 बिकॉज बिकॉज आपको पता है log x टू द पावर n क्या होता है, n log x प्रॉपर्टी है एनालिसिस की। तो ये मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 log 3 अपॉन 2 प्लस log x प्लस log y डिवाइडेड बाय 2। 2 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये 2 कट। अब LHS तो आपका फाइनल है, मैं सिर्फ RHS को यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ RHS। अब RHS में देखिए log 1/3 बचा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा log 1/3, ये log 1/3 है और यहाँ पे सिर्फ log 3 बचा हुआ है और ये log x प्लस log y डिवाइडेड बाय 2 बचा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ log 1/3 और log 3 में ये प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, log a प्लस log b क्या होता है, log a b कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे log a b कर देता हूँ, मतलब log 1/3 इंटू 3 प्लस log x प्लस log y डिवाइडेड बाय। अब log a b 1/3 इंटू 3 क्या, कट कट। log 1 क्या होता है, log 1 0 होता है, तो आपका फाइनल आंसर क्या बचता है, log x प्लस log y डिवाइडेड बाय 2। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे हम ऑप्शन बी टिक कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। मैं ये इसको इरेज कर देता हूँ, वो समय आप स्क्रीन पॉज करके ये लिख सकते हैं, मैं अभी इरेज कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर n। देखिए सबसे पहले हमें जो जो चीजें कॉमन निकल रही है वो कॉमन निकालना है। पहले इसमें से मैं 2 टू द पावर, देखिए 2 टू द पावर n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। ऑब्वियसली अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ बेस 10 में तो पावर से ऐड हो जाती है, तो ये 1 प्लस n माइनस 1 आपका n ही होता है। तो मैं इसको फिलहाल ऐसे लिख रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ 2 टू दी पावर n माइनस 1 कॉमन निकालता हूँ। 2 टू दी पावर n माइनस 1 अगर मैं न्यूमरेटर में से कॉमन निकालता हूँ तो पहले वाले टर्म से 2 टू दी पावर n से क्या बचेगा, सिर्फ एक 2 बच जाएगा, प्लस 2 टू दी पावर n माइनस 1 तो यहाँ एक 1 बच जाएगा, अपॉन 2 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस। अब यहाँ से मैं 2 टू दी पावर n कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 2 टू दी पावर n सिर्फ 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आ जाता है 2 टू दी पावर n माइनस 1, बेस सेम है इन दोनों का, तो ये देखो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस एन हो जाएगा, माइनस एन इंटू 3 अपॉन 2 माइनस 1 1 हो जाता है। कि आपको पता है इंडाइसिस में हमने पढ़ा है बेस सेम है
और डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। तो मैंने वही किया, n-1 ये n कट जाता है। आपका आंसर क्या आता है, देखिए यहाँ पे आपको बचता है, देखिए 2⁻⁻1 इंटू 3। अब 2 के ऊपर माइनस है, आपको पावर पॉजिटिव करना है तो उसको नीचे लेके जाना पड़ेगा, तो ये 3/2 आपका आंसर आ जाता है। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, डी ऑप्शन टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3x इक्वल्स टू 5y इक्वल्स टू 75z, देन ए बी सी में से हमें कोई टिक करना है। मैंने आपको बताया जब भी इक्वल टू 8 से ज्यादा दिखते हैं ना, तो के लेके हमें सॉल्व करना पड़ता है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, और के लेके हमें आंसर निकालना पड़ता है। तो अगर मैं 3x इक्वल्स टू 5y इक्वल्स टू 75z इक्वल्स टू के ले लेता हूँ, तो आपका क्या आंसर क्या दे दीजिए, 3 to the power x इक्वल्स टू के। इसका मतलब क्या होता है, देखिए 3 की वैल्यू क्या होंगी, 3 की वैल्यू होंगी 3 इक्वल्स टू k to the power 1/x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ही आप देखिए 5 to the power y इक्वल्स टू के है, तो 5 की वैल्यू क्या होंगी, 5 की वैल्यू हो जाएंगी 5 इक्वल्स टू k to the power 1/y। पावर उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर कुछ लोगों को ये नहीं समझ रहा होगा तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए 5² इक्वल्स टू 25 होता है, 5² इक्वल्स टू 25 होता है। 5 की वैल्यू क्या रहेगी, तो आप बोलोगे 5 की वैल्यू रहेंगी 25 to the power 1/2। तो आपको पता है अंडर रूट 25 क्या होता है, अंडर रूट 25 हो जाता है आपका 5। कोई इशू वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 to the power z इक्वल्स टू क्या, के है, तो 75 की वैल्यू क्या रहेगी, 75 इक्वल्स टू k to the power 1/z। यहाँ तक की हमें बात कर ली है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको एक इक्वेशन बनाना है। एक इक्वेशन बनाना है 3, 5 और 75 से लेके 3, 5 और 75। तो ऑब्वियसली 75 बढ़ा है तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा, तो 3 into 5 कितना होता है, 15 होता है। और 15 into 5 करता हूँ ना मैं, तो फिर आपका 75 हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, 3 into 5 स्क्वायर, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन लेके मल्टीप्लाई का, सिर्फ मल्टीप्लाई का, तो 3 into 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाता है। तो अभी हमें पास 3 की वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू k to the power 1/x इंटू 5 की वैल्यू क्या है, k to the power 1/z का स्क्वायर। और 75 की वैल्यू क्या है, 75 की वैल्यू k to the power 1/z। ये देखिए क्या आ जाता है, k to the power 1/x, बेस सेम है तो ये पावर्स क्या हो जाती है, दोनों की ऐड हो जाएंगी, प्लस 2/y इक्वल्स टू k to the power 1/z। अब आप देखेंगे कि बेस सेम है और इक्वल टू है, तो दोनों के पावर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पावर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। पावर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, मतलब 1/x प्लस 2/y इक्वल टू क्या, 1/z। आपका कौन सा ऑप्शन आ जाता है, आपका थर्ड ऑप्शन आ जाता। कोई इशू वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन हमने कर लिया है, अभी सिक्स क्वेश्चन पे पर जाएंगे। द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस जाते जा रहे जाते जा रहे, ये बाल्टी और समुद्र वाला क्वेश्चन है। आप लोगों को मैंने रेगुलर क्लास में बताया था कि अगर हम समुद्र में से एक बाल्टी पानी ले लेंगे तो समुद्र को कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो ये बेसिकली मैं आपको डायरेक्टली सोल्व कर देता हूँ। मैं y ले लूंगा, y इक्वल्स टू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 जाते जा रहे इन्फिनिटी तक। मैं क्या करता हूँ, एक पूरी समुद्र में से एक छोटी बाल्टी ये वाली निकाल देता हूँ और बाकी वाले पूरे को वापस समुद्र ट्रीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू अंडर रूट 6 प्लस वाई। बिकॉज हमें पता नहीं है कि ये इन्फिनिटी कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी मतलब कहाँ तक जा रहा है हमें भी नहीं पता। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब तो ये इजी हो गया, इजी हो जाता है। तो ये y² इक्वल टू 6 प्लस वाई हो जाता है, y² माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा बताइए, क्या हो जाएगा, देखिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से y² फिर -3y प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, y कॉमन y माइनस 3 प्लस 2 कॉमन y माइनस 6, y माइनस 3 सॉरी इक्वल टू 0, y माइनस 3 कॉमन y प्लस 2।
या तो y की इक्वल टू y की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2। y नेगेटिव नहीं रह सकता, क्यों? आपको पता है अंडर रूट में नेगेटिव नहीं चलता। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाता है बताइए? ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आ जाता है, कोई इशू वाली बात नहीं। थर्ड ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन आ जाता है, y की वैल्यू 3, कोई इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन रूट ऑफ एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल टू 0 इज टू, एक एक रूट पता है हमें, इज टू, देन द वैल्यू ऑफ के विल बी। देखिए एक रूट हमें पता है, इसमें देखिए हमें दो चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि एक तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है। एक रूट, देखिए सम ऑफ रूट्स तो जान लीजिए, मुझे आप बताएंगे, ठीक है चलो सम ऑफ रूट से कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या ये केस में हो जाएगा -3 अपॉन ए विच इज 1। एक रूट 2 है समझो, 2, 2 प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या? +3। बीटा की वैल्यू आ रही है 1, मतलब एक रूट 2 है और दूसरा रूट आपका है 1। और आपको पता है देखिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी अपॉन ए। ये केस में देखिए वो के अपॉन 1 है। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा देखेंगे आप क्या होता है, अल्फा मतलब 2, बीटा मतलब 1, इक्वल टू के। के की वैल्यू क्या आ जाती है? सिर्फ और सिर्फ 2। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था और जम गया होगा आप लोगों को, कोई इशू नहीं है। इफ अरिथमेटिक मीन between roots of quadratic equation is 8, very good, and geometric mean between them is 5। देखिए उन्होंने दो चैप्टर मिक्स कर दिया है, सेकेंड चैप्टर और एपीजीपी वाला चैप्टर मिक्स कर दिया है। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी बाय 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर रूट बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी। ठीक है, तो दो रूट है, आपको फाइंड आउट करना है। देखिए अरिथमेटिक मीन 8 आ रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 8 आ रहा है। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपका 5 है, मतलब अंडर रूट अल्फा बीटा आपका 5 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा 16 आना चाहिए। टू इधर मल्टीप्लाई में चल गया, अल्फा बीटा आपका 25 आना चाहिए अगर स्क्वायर कर दो तो ना। और आपको क्या पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? होता है माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। तो आप चेक कर लीजिए, जहां आपका आंसर आ जाता है वो आपका आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पे आप अल्फा बीटा करते हैं सी अपॉन ए, तो -25/1। यहाँ पे -25 आ रहा है, क्या हमारा -25 आंसर आना चाहिए? नहीं, हमारा तो +25 है। ए ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में देखिए अल्फा बीटा सी अपॉन ए मतलब 25/1। क्या 25 आना चाहिए? जी हाँ आना चाहिए। अब अल्फा प्लस बीटा चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b अपॉन है, तो ये -16 अपॉन a1। तो ये 16 आ रहा है, क्या 16 आना चाहिए? जी हाँ आना चाहिए। आपका आंसर आपको मिल चुका है बी ऑप्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम नॉर्मल मेथड से करें थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है, मैंने वो निकालने के बाद ट्रायल एंड एरर कर दिया, इससे हमारा टाइम सेव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोज ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बहुत इजी है। ट्रांसपोज ऑफ कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? वो रो मैट्रिक्स हो जाता है, कोई इशू नहीं है। फिर आपका आंसर आता है मल्टीप्लाई ए। दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का है, तो हाँ इसका कॉलम और इसका रो मैच हो रहा है, तो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पहला रो पहला कॉलम, तो ए इंटू माइनस ए ठीक है, फिर -b इंटू -b, तो ये -b², ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ए इंटू बी ए बी, ए -b इंटू ए -ba। फिर आप देखेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बी इंटू -a -ab, ए इंटू बी +ab। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बी इंटू बी² a इंटू a² तो ये देखो, ये दोनों कट रहे हैं, ये दोनों कट रहे हैं, क्या बच रहा है आपका आंसर? देखिए ये आपका बच रहा है -a² -b² 0 0, और ये a² + b² बच रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है? आपका ऑप्शन हो जाता है बी ऑप्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, करेक्ट। चलिए ये हमने 10th क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले आते हैं।
the solution of inequality phi minus 2x divided by 3 uh, less than equals to x by 5 minus 5 x by 6 minus 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे 3 जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 बाय 3 कर देंगे, माइनस 2x बाय 3 कर देंगे, लेस देन इक्वल्स टू x बाय 6 माइनस 5। माइनस 5 को उधर भेज दो, 2x बाय 3 को उधर भेज दो, 5 बाय 3 प्लस 5 हो जाएगा ये, लेस देन इक्वल्स टू x बाय 6 प्लस 2x बाय 3 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो देखिए ये 3 आ जाएगा तो 5 प्लस 15 आ जाएगा, तो ये 20 बाय 3 हो जाता है, लेस देन इक्वल्स टू इसका एलसीएम देखिए क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा x प्लस 4x बाय 6। ये 6 उधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 20 बाय 3 इंटू 6 लेस देन इक्वल्स टू क्या 5x। ये 1 जा, ये कितने जा 2 जा, तो ये 40 हो जाता है, और 5 से 1 जा और ये 5 4 जा, तो ये 8 लेस देन इक्वल्स टू x आ रहा है। 8 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू x आ रहा है। आपका ऑप्शन आ जाता है बी ऑप्शन, कोई इशू वाली बात नहीं। सॉरी 8 ग्रेटर देन, अच्छा 8 लेस देन है तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 आ रहा है ना, तो आपका ऑप्शन 8 आ जाता है। सॉरी आपका ऑप्शन ए ऑप्शन आ जाता है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 12th क्वेश्चन पे। ऑन एन एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन डज 5 यूनिट ऑफ वर्क, एक्सपीरियंस 5 यूनिट ऑफ वर्क while a fresh one 3 यूनिट्स ऑफ वर्क डेली। मतलब एक एक्सपीरियंस पर्सन 5 यूनिट ऑफ वर्क करता है रोज, और जो नया है वो सिर्फ 3 करता है। बट एम्प्लॉयर हैज टू मेंटेन आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 30 यूनिट। देखिए नंबर ऑफ यूनिट कितने प्रोड्यूस होंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट पर डे। तो अगर एक आदमी 5 यूनिट करता है तो एक्स आदमी कितने यूनिट करेंगे, 5x। वैसे ही एक आदमी अगर 3 यूनिट करता है, वैसे ही न्यूली में वाई आदमी कितने 3y यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। हमें नंबर्स नहीं पता है तो हमने एक्स और वाई ले लिया, और इन दोनों के टोटल एटलीस्ट बोला है, मतलब कम से कम 30 से ज्यादा रहने चाहिए। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 30, 30 से ज्यादा भी चलता, इसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 30, मिनिमम 30 होगा। ऑप्शन कौन सा टिक कर देंगे, हम ऑप्शन बी टिक कर देते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। 13th क्वेश्चन, 8,000 becomes 10,000 2 years at simple interest। 8,000 जो है वो 10,000 बन गया इन सिंपल इंटरेस्ट। द अमाउंट दैट विल बिकम 6,875 इन 3 years। ठीक है, सबसे पहले प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, देखिए अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ये अमाउंट का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट वाला। अमाउंट देखिए 8,000 बिकम 10,000, तो ये 10,000 बन गया इक्वल्स टू 8,000 इंटू 1 प्लस आर टी। आर क्या है, आर तो हमें पता नहीं है, 2 years पता है, इंटू 2 अपॉन 100। 1 2 3 0, 1 2 3 0, ये 2 जा कटा तो 4, ये 2 जा कटा तो 5, 5/4 हो गया, 5 डिवाइड में चले गया, और ये 1 इधर जाके माइनस हो गया, -1 इक्वल टू 0.02 आर। अब मैं इसमें एलसीएम लेके माइनस करता हूँ तो 5 - 4/4 हो जाता है। अगर मैं इधर करूँगा 5 - 4 अपॉन 4 इक्वल टू 0.02 आर, तो ये 1/4 हो जाता है इक्वल टू 0.02 आर। आर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0.25 अपॉन 0.02। चेक कर लेते हैं एक बार कैलकुलेटर में। 0.25 डिवाइडेड बाई 0.02 क्या आ जाता है आपका, क्या 12.5 आ जाती है आर की वैल्यू, 12.5। कोई इशू नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम
for 3 years at 5% per annum is rupees 228.75. The compound interest on that sum for 2 years at 5% per annum is. तो देखिए क्या क्या बोल रहा है वो पहले कर लेते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है वो 228.75। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1। प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल पता नहीं है, तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन 1.05 टू द पावर 3 माइनस 1। ठीक है, फिर माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। तो पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5, टी इज 3 अपॉन 100। और पूरे का जो है डिफरेंस जो है 228.75। अगर मैं प्रिंसिपल कॉमन निकालता हूँ तो देखिए 1.05 टू द पावर 3 क्या हुआ? 1.05 इंटू इक्वल टू 2 बार 1 2 माइनस 1 कर देंगे तो ये आ जाता है हमारा कितना? 0.157625 माइनस ये आ जाएगा 0.15। ठीक है, पी कॉमन है तो इक्वल टू 228.75। अब 0.157625 माइनस 0.15 करता हूँ मैं तो ये आ जाता है आपका 0.007625। अब ये पी के साथ मल्टीप्लाई में उसको उधर भेजना पड़ेगा पी की वैल्यू के लिए, तो उसको इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड इक्वल टू प्रेस कर देंगे कैलकुलेटर में। डिवाइड इक्वल टू ये 131.14 आ रहा है इंटू 228.75। ये आ जाता है आपका अप्रोक्सीमेटली 30,000 आ जाता है। प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई आपकी 30,000। ये अलग क्वेश्चन है। प्रिंसिपल की वैल्यू 30,000 आ जाती है आपकी। फिर आपको पूछा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम फॉर 2 years। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल 30,000 इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन 1.05 टू द पावर स्क्वायर माइनस 1। 1.05 इंटू इक्वल टू एक बार माइनस 1 इंटू 30,000। ये आपका आ जाता है 3075। ये ऑप्शन आपका हो जाता है करेक्ट। कोई इशू नहीं। थोड़े थोड़े बड़े क्वेश्चन बट इजी क्वेश्चन, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15। सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years। 10 साल में वो डबल कर रहा है। ठीक है, कुछ दिया हुआ नहीं, सिंपल इंटरेस्ट में अज्यूम करता हूँ तो 10 साल में डबल कर रहा है, मतलब एक साल में 10% बढ़ रहा है 10 साल में, क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो हमेशा हमेशा सेम रहता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में, अनलेस प्रिंसिपल चेंज ना हो। ठीक है, द नंबर ऑफ ईयर्स इट विल ट्रेबल इटसेल्फ, मतलब 3 गुना कितने हो जाएगा? मेरे ख्याल से ये 20 साल आना चाहिए इसका आंसर। क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट का बहुत इजीली आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट मैं आपको एक बार प्रूफ कर देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। अब वो बोलता है कि डबल हो रहा है तो 2x इक्वल टू एक्स ले लेगा। अमाउंट तो 2x, प्रिंसिपल एक्स है तो ये एक्स से तो डबल हो जाता है 10 साल में। 1 प्लस आर इंटू टाइम 10 years अपॉन 100। कट कट तो ये आ जाता है आपका, देखिए ये एक्स और ये एक्स कट हो जाता है। यहाँ पे देखिए आपका 2 इधर आ जाता है, ये 1 इधर माइनस में चले गया तो -1 इक्वल टू 0.1 आर। 1 इक्वल टू 0.1 आर। आर इक्वल टू क्या आ जाता है? आर इक्वल टू 1 अपॉन 0.1, 1 अपॉन 0.1। तो ये आपका आ जाता है 10। तब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको 10% आ जाता है, कोई इशू नहीं। अब वो पूछ रहा है कि कितने साल लगेंगे 3 साल के लिए, तो वापस अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। अमाउंट बोल रहा है तीन तीन गुना कितने साल में हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्स ले लेते हैं तो ये 3x। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10 है इंटू टाइम पता नहीं निकालना है अपॉन 100। एक्स एक्स कट, ये 3 -1 इधर आ जाता है और ये 0.1 टी हो जाता है। फिर 2 इक्वल टू 0.1 टी। टी की वैल्यू आ जाती है टी अपॉन 0.1, तो 2 अपॉन 0.1 ये आ जाता है आपका टी इक्वल टू 20, जो हमने डायरेक्टली भी निकाल दिया था, कोई इशू नहीं। Effective rate. Next question 16. The effective rate equivalent to nominal rate of 6% compounded monthly बोला हुआ है। Effective rate का फॉर्मूला क्या था? E equals to 1 plus I divided by M to the power NN minus 1। आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, ये एक ही साल का है तो ये 1 इंटू 12 हो जाएगा। तो सबसे पहले 0.06 से पहले तो देखिए आप 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पे 1 इंटू 12
-1। 0.06 डिवाइडेड बाय 12 कर दीजिए, +1 कर दीजिए। अब देखिए पावर 12 है, मतलब इंटू इक्वल्स टू कितने बार करना पड़ेगा? 11 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, रुक जाइए, -1 कर दीजिए। ये हमारा आंसर क्या आ रहा है देखिए, 0.06167। तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6.167% आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन टिक करूंगा? अप्रोक्सीमेटली मैं बी ऑप्शन टिक कर लेता हूँ। 167 और 6.17, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 16, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस कर दिया हुआ है मैंने। तो बी ऑप्शन आपका आ जाता है। 17 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अ पर्सन बोरोज 5000 फॉर 2 years। पर्सन बोरोज 5000 फॉर 2 years at 4% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। he immediately lends to another person at 6.25% per annum for 2 years। ठीक है, फाइंड हिज गेन इन ट्रांजेक्शन पर ईयर। देखिए कमाई क्या हुई उसकी, उसने बोरो किया कितने परसेंटेज में? 4% में, और उसको सामने दे दिया कितने परसेंटेज में? 6.25% में। प्रॉफिट कितने पे हुआ? प्रॉफिट जो गेन हुआ वो आ गया 6.25% में। उसने सामने दिया, जैसे बैंक हमें लोन लेने जाते तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देती, बट हमें देती कम है एफडी वगैरह पे। और हमें 4% पर एनम में लिया था, बोरो किया था। हमारा गेन हुआ 2.25% पे। फाइंड द दिस गेन ट्रांजेक्शन पर ईयर बोला हुआ है, पर ईयर। देखिए पर ईयर मतलब 1 साल की बात हो रही है। 5000 पे अगर मैं 2.25% कर देता हूँ तो मुझे बताइए कितना हो जाता है? 5000 इंटू पॉइंट, सॉरी, 2.25%। तो ये आपका आ जाता है कितना? 112 पॉइंट। ऑप्शन कौन सा आ जाता है? ऑप्शन ए आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। देखिए फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इक्वल्स टू एन्युटी इंटू 1+i⁻n-1 अपॉन i। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑप्शन ए हमारे इससे मैच हो रहा है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे देखिए माइनस से यहाँ पे प्लस आ गया था, ऑप्शन ए आ जाता है। ये तो प्रेजेंट वैल्यू का उन्होंने डाला हुआ है फॉर्मूला में, फ्यूचर वैल्यू पूछा हुआ है। 18 क्वेश्चन भी हो गया हमारा। 19, द कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 1,25,000 if its useful life is 20 years। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% इन द स्क्रैप वैल्यू। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1+i⁻n। अब यहाँ पे वैल्यू बढ़ नहीं रही है, डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है, माइनस होते जा रही है। तो वैसे ही ये यहाँ पे जो प्लस लिखा हुआ है ना, वो यहाँ पे माइनस हो जाता है, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो ये अमाउंट मतलब फ्यूचर में क्या अमाउंट होने वाली है वो निकालना है। प्रिंसिपल मतलब अभी के फिलहाल 1,12,25,000 है अमाउंट। 1 माइनस डेप्रिसिएशन है 10%, तो 0.1 टू दी पावर कितना? 20 ईयर्स। तो 0.9 क्या आ जाता है? 1,25,000 इंटू 0.9 टू दी पावर 20। अब 0.9 टू दी पावर 20 का आपको यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट वैल्यू। तो ये है 0.12158, 0.12158 इंटू 1,25,000 हम कर लेते हैं। तो ये आ जाता है, देखिए कितना आ जाता है? 15,197.5। तो कौन सा ऑप्शन टिक करूंगा मैं? ऑब्वियसली ए ऑप्शन में टिक कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। 19 क्वेश्चन हो जाता है हमारा। अब आ जाते हैं हम 20th क्वेश्चन में। तो पर्सन इन्वेस्ट 5,000 इन 3 years, investment that pays you 12% per annum। If a person invests 5,000 in 3 years, investment that pays you 12% per annum, calculate the future value of investment। देखिए ये आपको पर्सन इन्वेस्ट इन 3 years मतलब 3 years के लिए इन्वेस्ट कर रहा है 12% पर एनम, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये हमें सीधा सीधा अमाउंट निकालने बोल रहे हैं। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1+i⁻n। प्रिंसिपल इज 5,000 इंटू 1.12 टू द पावर 3। मैं वो ले लेता हूँ 1.12 इंटू इक्वल्स टू 2 बार 1 2 इंटू 5,000। ये हमारा आ जाता है कितना? 7024.64। ये एग्जैक्टली हमारे फर्स्ट ऑप्शन से मैच हो रहा है, कोई इशू नहीं।
21st क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A company is considering proposal of purchasing a machine either by making full payment of rupees 4,000 or by leasing it for 4 years at an annual rate of 1250. Which course of action is preferable if company can borrow money at 14% compounded annually? देखिए क्या बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ तो आपको बोल रहा है कि आप मशीन आज की तारीख में परचेज कर लीजिए। आज की तारीख में अगर आप मशीन परचेज करते हैं तो आपको 4,000 रुपए देने पड़ेंगे, या तो आप लीजिंग के ऑप्शन यूज करिए। आपको 4 साल तक, 1, 2, 3, 4, 4 साल तक आपको 1250, 1250, 1250 आपको देने पड़ेंगे। तो कौन सा ऑप्शन लेना ज्यादा बेटर रहेगा, ये चेक करना पड़ेगा। देखिए ये जो 4,000 है वो यहाँ खड़ा है, देखिए ये यहाँ पे आ रहा है, इसको भी मैंने इधर लेके आना पड़ेगा, इसको भी इधर लेके आना पड़ेगा, इसको भी लेके इधर आना पड़ेगा, इसको भी लेके इधर आना पड़ेगा, और फिर इसको 4,000 से कंप्लीट कंपेयर करना पड़ेगा। बिकॉज पहले इन सब का प्रेजेंट में वैल्यू देखनी पड़ेगी और उसको चेक करना पड़ेगा 4,000 से। अगर वो 4,000 से ज्यादा आ रहा है तो हम वहाँ पे रिजेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम हमारा बेनिफिट देखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इक्वल्स टू एन्युटी इंटू पीवीए, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो एन्युटी है आपकी आपकी 1250 की, और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर देखिए नंबर ऑफ इयर्स इज 4,14% है। चलिए प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए 1.14 ले लेंगे कैलकुलेटर में, क्योंकि 14% है। डिवाइड इक्वल टू 4 बार करेंगे क्योंकि एन 4 है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, उसके बाद जीटी प्रेस कर देंगे, तो जीटी प्रेस करने पे हमारा आंसर आता है 2.9137। ठीक है, 2.9137, तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसको 1250 से, 1250 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 3642.14 आता है, 3642.14। ऑब्वियसली ये जो 3642 है वो 4,000 से कम है। तो आप और मैं क्या डिसाइड करेंगे, जहां हमें पैसा कम देना पड़ेगा हम वो डिसाइड करेंगे। तो ऑब्वियसली मुझे 4,000 से कम देना पड़ेगा इन केस ऑफ लीजिंग 3642। तो ये हमारा लीजिंग इज प्रेफरेबल ऑप्शन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आ जाते हैं। Anil bought a motorcycle costing 1,50,000 by making a down payment of 50,000 and agreeing to make equal annual installment for 5 years. ठीक है, how much would be the each payment if interest or unpaid amount at 10% compounded annually? देखिए सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि एनुइटी का क्वेश्चन है कैसे। सबसे पहले उन्होंने 1.5 लाख की गाड़ी ली, उसमें से 50,000 डाउन पेमेंट मतलब 1 लाख का लोन हुआ। मेक इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ में इंस्टॉलमेंट मिल गया, मतलब ये एनुइटी का क्वेश्चन है। दूसरा आपको देखना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी या फ्यूचर वैल्यू। आप बोलोगे सर लमसम कब है, तो लमसम आज है, हम इंस्टॉलमेंट में उसको बाद में पे करने वाले हैं, मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी का क्वेश्चन हो जाता है। तब आपको क्या निकालना है, हाउ मच ईच पेमेंट, मतलब आपको एनुइटी निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी इक्वल टू एनुइटी इंटू पीवीए, 10%, कॉमन नंबर ऑफ ईयर्स इज 5। आप कैलकुलेटर में ले लोगे पीवीएफ निकालने के लिए 1.1 ले लोगे, डिवाइड इक्वल टू कितने बार करोगे, 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5। जीटी कर दोगे, जीटी कर देंगे तो ये हमारा आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू। देखिए ये तो 1 लाख रुपए का लोन है हमारा, इक्वल टू एनुइटी इंटू 3.790788 कर देते हैं। तो अब ये इसको इधर डिवाइड में लेके जाना है, तो ये डिवाइड इक्वल टू प्रेस कर दीजिए, डिवाइड इक्वल टू इंटू 1 लाख कर लीजिए, तो 1 लाख। तो ये हमारा एनुइटी की वैल्यू क्या आ जाती है, एनुइटी की वैल्यू हो जाती है 26,379.74। तो अप्रोक्सीमेटली हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, 26,000। ए ऑप्शन हमारा क्लियर बैठ रहा है, कोई इशू नहीं, ये ऑप्शन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। शोभा बोरोस 50 लाख टू बाय अ हाउस, ठीक है, बोरो if he pays equal installments for 20 years and 10% interest on outstanding balance, what will be equal to annual, what will be the equal annual installment? सीधा सीधा बोल रहा है कि लोन लिया है, इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, मतलब एनुइटी है, और लमसम आज है, इंस्टॉलमेंट बाद में, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी होगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी का फॉर्मूला लगाना है और एनुइटी पे फाइंड आउट करना है। तो इजी वाले फॉर्मूले से ये हो जाता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी इक्वल्स टू एनुइटी इंटू पीवीए, प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर।
10% कॉमा 20 ले लेते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी मतलब ये तो 50 लाख है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी तो 50 लाख है, एन्युटी निकालना है, पीवीएफ निकालना है। चलिए कैलकुलेटर पे ले लेंगे 1.1 डिवाइड इक्वल टू 20। देखिए इन्होंने दिया हुआ है पीवीएफ, तो आप डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हैं अगर एग्जाम में दिया हुआ है तो। फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक के लिए कंफर्म कर लेता हूँ। 1.1 डिवाइड इक्वल टू 20 बार कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जीटी कर देंगे। तो ये मेरा आ रहा है 8.51356 एफ, मतलब इंस्टीट्यूट का जो आया वो हमारा भी वही आया, कोई इशू नहीं है। अब इसको डिवाइड में लेके चली जाओ उसको, तो इसको डिवाइड में लीजिए, तो डिवाइड इक्वल टू कर दीजिए इंटू 5 लाख कर लीजिए, 50 लाख कर लीजिए। तो ये आपका एनुइटी आ जाता है 587,298.12 आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली हम कौन सा ऑप्शन टिक कर लेंगे, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हमारा डी ऑप्शन मोटा मोटी मैच हो रहा है, तो 20-30 पैसे से कुछ फर्क नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। How much money is to be invested every year so as to accumulate 3 lakh at the end of 10 years if interest is compounded annually at 10%? देखिए आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा ये नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि ये एनुइटी का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे एवरी ईयर बोला हुआ है, एवरी ईयर मतलब इंस्टॉलमेंट वाली बात हो जाती है, इंस्टॉलमेंट बात हो जाती है। तो जहाँ इंस्टॉलमेंट आ गया वो हमारा एनुइटी आ जाता है। एनुइटी का तो है, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी की फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी, वो बोल रहा है कि आप 10 साल तक कुछ कुछ अमाउंट जोड़ो और ताकि 10 साल के बाद हमें एक साथ 3 लाख रुपए मिल जाए। तो देखिए पहले इंस्टॉलमेंट वाली बात हो रही है और उसके बाद लमसम हो रहा है, पहले इंस्टॉलमेंट बाद में लमसम, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्वेश्चन हो जाता है। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इक्वल टू एन्युटी इंटू 1+i⁻n-1 अपॉन आई। चलिए तो सबसे पहले आप फ्यूचर वैल्यू हमें दिया हुआ है 3 लाख रुपए इक्वल टू एन्युटी 1+i 1.1 टू द पावर क्या आ जाता है बताइए, 10 ईयर्स -1 अपॉन 0.1। चलिए कैलकुलेटर में ले लेंगे 0.1 1.1 सॉरी इंटू इक्वल टू कितने बार, 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने ये 1.1 टू द पावर 10 निकाल लिया, -1 कर दीजिए, -1 कर दिया, डिवाइडेड बाय 0.1 कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 0.1 कर दिया। तो ये हमारा कितना आ जाता है, देखिए अगर मैं इधर लिखूँ 3 लाख इक्वल्स टू एनुइटी इंटू 15.9374, 15.9374, ओके 15.9374 आ जाता है। अब इसको हमें डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा इधर, तो डिवाइड इक्वल टू प्रेस कर लीजिए इंटू 3 लाख कर लीजिए, आपका एन्युटी की वैल्यू आ जाती है। एन्युटी की वैल्यू आ गई आपकी क्या, 18823.61, 18823.61। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन हमारा आ जाता है, कोई इशू नहीं। फिर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बस बेसिक प्राइम वैल्यू ऑफ मनी में वही चीज है कि बस आपके कंसेप्ट और फॉर्मूला आपको याद हो गए, बस फॉर्मूला याद करना इज मेन थिंग, और कंसेप्ट तो आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि फ्यूचर में भी आफ्टर सीए फाउंडेशन आपको फाइनल और इंटर में भी काम आएगा और ऑब्वियसली सीए बनने के बाद भी काम आएगा। द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग वर्टाइसेस फ्रॉम अ सेट ऑफ 12 पॉइंट, 7 ऑफ देम आर स्ट्रेट लाइन। तो देखिए ये फॉर्मूला था हमारा, तो मैं ले लेता हूँ 12C3, क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए 3 वर्टाइसेस लगते हैं 12C3, इसमें से कितने लोग एक कोलिनियर है, सेम लाइन में है, 7 है, तो 7C3 में माइनस कर देता हूँ 7C3, तो ये आ जाता है आपका 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये आ जाता है देखिए 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 6 होता है, कट कट, ये 7 सॉरी माइनस है, -7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का 6 कट। अब ये 6 1 जा और ये 2 जा, तो ये 2 इंटू 11 22, 22 इंटू 10 220 हो जाता है, -7 5 जा 35 हो जाता है, तो 220 माइनस
35 अगर हम करते हैं, कि आपका 185 आ जाता है। 185 मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाता है? ए ऑप्शन हमारा हो जाता है। तो वो NC3 माइनस TC3 वाला एक फॉर्मूला था, आपको याद होगा, कॉम्बिनेशन। बस फॉर्मूला याद रखना चाहिए हमें, और एग्जाम में अगर वो क्लिक हो गया तो विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आ जाते हैं विजुअली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एन एग्जामिनर examination paper consists of 12 questions divided into two parts, part A and part B। तो दो पार्ट है हमारे पास, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। पार्ट बी में कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम, तो मिनिमम 3 इधर से, मिनिमम 3 इधर से, और टोटल आपका कितना हो जाना चाहिए? 8 हो जाना चाहिए। इन हाउ मेनी वेज कैन बी सिलेक्ट बेस्ड द कैंडिडेट सिलेक्ट द क्वेश्चन। देखिए, अगर मैं पार्ट ए से, ए और बी अगर मैं लूँ, तो अगर मैं पार्ट ए से 3 सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे पार्ट बी से कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 5 से 5 करने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल में मुझे 8 होना। टोटल में देखिए मुझे 8 होना, 3 प्लस 5 8 हो जाता है। अगर मैं 7 सी 4 कर देता हूँ, पार्ट ए से मैंने 4 किया, तो बी से मुझे कितने करने पड़ेंगे? वो वहां से 4 करने पड़ेंगे, ये 4 प्लस 4 5 हो जाता है। अगर मैं पार्ट ए से 5 करता हूँ और पार्ट बी से मुझे कितने करने पड़ेंगे? 3 करने पड़ेंगे, जो कि कम है। क्या इसके अलावा भी और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? जी नहीं। अगर मैं 7C6 लिखता हूँ, तो यहाँ पे 5C2 आ जाएगा, बट मिनिमम 3 की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगी फिर। तो ये 3 आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं। 7C3 को आप कैसे लिख सकते हो? ये आपने यहाँ पे लिखा था 7C3, ऊपर ही आपने निकाला है। 7C3 को डायरेक्ट आप लिख सकते हो कितना? 35। आप लोगों ने 7C3 35 ऊपर ही निकाला है। मैं डायरेक्टली यहाँ 35 लिख देता हूँ। 35 इंटू 1 35। और 7C4 और 7C3 इक्वल हो, सेम ही होता है। मतलब आपने वो एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। तो मैंने ये प्रॉपर्टी लगा के इसको भी 35 लिख दिया। 5C4 क्या होता है? 5C4 आपका 5 हो जाता है, तो 35 इंटू 5 ये आपका हो जाता है 175 इक्वल टू 7C5 क्या होता है? देखिए 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5C3 होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कट कट, और ये कट, ये कट, ये 2 1 जा और ये 2 2 जा, ये 2 1 जा और ये 3 जा। तो 7 इंटू 3 21 हो जाता है, 21 इंटू 2 आ जाता है, 21 इंटू 10। ये देखिए ये आ जाता है आपका 210। आप 210 प्लस 175 प्लस 35 अगर करते हो, तो आपका टोटल आंसर आ जाता है। टोटल आपने इसको प्लस किया, आपने इसको प्लस किया, आपने इसको प्लस किया, आपका टोटल आंसर आ जाता है 420। 420 आ जाता है, 420। कोई इशू नहीं। हाँ, 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर ऑफ वर्ड फेलियर बी अरेंज सो दैट कंसोनेंट्स में ऑक्यूपाई ओनली ऑड प्लेसेस? तो सबसे पहले कंसोनेंट्स देखिए कौन से हैं। एफ है, फिर ए और आई तो वॉवेल्स हो जाते हैं, फिर एल है, फिर यू तो वॉवेल हो जाता है, फिर आर है, और फिर ई तो वॉवेल हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लेसेस है। 1 2 3 4 5 6 7। कंसोनेंट कितने हैं? कंसोनेंट है हमारे पास 3। वॉवेल्स कितने हैं? 4 वॉवेल्स है। ऑड प्लेसेस कितने हैं? देखिए, एक ये ऑड है फर्स्ट प्लेस, ये थर्ड प्लेस ऑड है, ये फिफ्थ प्लेस ऑड है, ये सेवेंथ प्लेस ऑड है। इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ वर्ड फेलियर कैन बी अरेंज्ड बोला हुआ है। अरेंज्ड, अरेंज कितने वेज में होता है? 4P3। देखिए अरेंजमेंट बोल दिया मतलब ये परम्यूटेशन। आप बोलोगे सर यहाँ पे 4C3 क्यों नहीं लिखा? बेटा 4C3 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट बोला है। वेर अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन इज ओनली अबाउट सिलेक्शन, परम्यूटेशन इज अबाउट सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। तो 4P3 में हमने सिलेक्ट करके अरेंज किया। अब बाकी कंसोनेंट्स आपस में कितने वेज में अरेंज होने वाले, सॉरी बाकी वॉवल्स आपस में कितने वेज में अरेंज होने वाले? 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाते हैं। 4P3 कितना हो जाता है बताइए?
4p3 हो जाता है 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये आ जाता है आपका 24, 4 फैक्टोरियल इज 24 इंटू 24। तो 24 इंटू 24 कितना हो जाता है आपका? ये आ जाता है 576 आ जाता है। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर आ जाता, कोई इशू नहीं। इजी सी क्वेश्चन है, थोड़े कंसेप्ट आपको याद रहने चाहिए, कुछ भी हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 28 फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर। अभी खुद ही बोल दिया कॉम्बिनेशन, तो हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे, परम्यूटेशन क्यों लगाएंगे? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर वर्ड कॉलेज टेकन 4 टुगेदर। अभी देखिए ये उस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे आपको याद होगा आपने एक एग्जामिनेशन करके क्वेश्चन दिया हुआ है आपके आईसीआई मॉड्यूल में, एग्जाम्पल में ऐसा दिया हुआ है कि आपको 4 सिलेक्ट करना है, तो उसमें 3 आपके सिचुएशंस रहती है। 3 सिचुएशन, 3 सिचुएशन ऐसी है कि ऑल 4 लेटर वर्ड बनाना है ना, ऑल 4 लेटर डिफरेंट और 4 लेटर्स डिफरेंट। दूसरी सिचुएशन रहती है 2 डिफरेंट एंड 1 पेयर। ठीक है, एक पेयर, पेयर में कितने लेटर्स रहते हैं? 2। तो एक पेयर ले लेंगे हम और 2 डिफरेंट लेंगे, या तो हम दोनों पेयर ले लेते हैं, 2 पेयर ले लेते हैं। अब 2 पेयर लेंगे तो आपके कितने लेटर्स हो जाएंगे? 4 लेटर्स हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। कॉम्बिनेशन में तो सिलेक्शन ही करना है हमें, कोई परम्यूटेशन वाला वो ही नहीं है। तो देखिए ऑल 4 डिफरेंट, मतलब देखिए कॉलेज में सबसे पहले देखिए पेयर अगर मैं बोलता हूँ तो एल एल का एक पेयर है और एक ई ई का पेयर है। उसके अलावा और कौन है? एक सी है उसके अलावा, और उसके अलावा एक ओ है और एक जी है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो जाते हैं। अगर वो बोल रहा है कि ऑल 4 डिफरेंट, ऑल 4 अगर डिफरेंट बोल रहा है तो देखिए मैं सी ओ जी ले सकता हूँ, सी ओ जी ले सकता हूँ, और एक बार एल और एक बार ई ले सकता हूँ, क्योंकि पेयर नहीं लेना, बट मैं इंडिविजुअली एक एक बार तो ले सकता हूँ। अब सिलेक्शन बोला हुआ है उन्होंने, मुझे बताइए, तो सिलेक्शन मतलब 5 की कॉम्बिनेशन ले लेंगे, 5 सी, 4 सिलेक्ट करना है, 5C4। 5C4 क्या होता है? देखिए 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो ये आ जाता है आपका ओनली 5। ये ओनली 5 आ जाता है। अब आपको बोला है 2 पेयर, सॉरी 2 डिफरेंट एंड 1 पेयर, 2 डिफरेंट एंड 1 पेयर बोला है। तो देखिए डिफरेंट और 1 पेयर, तो पेयर आपके पास कौन से एल एल ई, और इंडिविजुअल में C0 सी ओ और जी। तो 2 पेयर सिलेक्ट करना है, 2 पेयर में से एक पेयर सिलेक्ट करना है। तो 2C1, 2 पेयर में से मैंने एक पेयर सिलेक्ट कर लिया, 2 पेयर में से मैंने एक पेयर सिलेक्ट कर लिया। अब इनटू, अब इनटू हमें 2 डिफरेंट लेटर सिलेक्ट करना है। देखिए हमें 4 लेटर सिलेक्ट करने थे, उसमें से एक पेयर सिलेक्ट कर दिया, तो 2 लेटर्स हो गए। अब 2 इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है हमें, तो देखिए सी ओ और जी मैं ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट यहाँ एक एक्सीडेंट पॉइंट है बहुत बड़ा, एल एल और ई में से एक पेयर वापस हुआ है, एक ही लिया हुआ है, सिलेक्ट हुआ है। क्या हम, समझो एल एल हुआ है, तो क्या हम एक बार ई इंडिविजुअली ले सकते हैं डिफरेंट के लिए तौर पे? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर ई ई एक पेयर यूज हुआ है, तो क्या हम एल को ले सकते हैं इंडिविजुअली डिफरेंट लेटर के तौर पे? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। तो इन दोनों में से एक इधर आ जाएगा, बिकॉज हमने एक ही पेयर लिया हुआ है। तो ये 3+1 4 हो जाता है। तब 2C1 इंटू 4C, कितने सिलेक्ट करना है? 2। तो 2C1 हो जाता है 2, 4C2 होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कट कट, ये 1 जा ये 2 जा, तो ये 6 हो जाता है, 6 इंटू 2 12 हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको बोला है 2 पेयर सिलेक्ट कर लो, आपके पास पेयर कौन से एल एल और ई, तो 2 में से 2 सिलेक्ट कर लो, 2C2, ये आ जाता है आपका 1, तो ये आपका 1 आ जाता है। अब देखिए टोटल आप लिख लीजिए, टोटल क्या आ जाता है? 5 प्लस 12 प्लस 1, कितना आ जाता है ये? 18 हमारा आंसर आ जाता है, ए ऑप्शन 18 हमारा आंसर आ जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आईसीआई मॉड्यूल में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जामिनेशन लिया हुआ है उन्होंने, और उसी की बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। एग्जाम में आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
29th क्वेश्चन, if A equals to 1 2 3 4 5, B equals to 6 7 8 9, then cardinal number, कि कार्डिनल नंबर वही होता है कि अगर आपको निकालना है ए क्रॉस बी के कितने कार्डिनल नंबर रहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। आप देखिए जितने नंबर ए के है ना, एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए है 1 2 3 4 5, एन ऑफ बी कितना है, एन ऑफ बी है आपका 1 2 3 4, 5 इंटू 4 आप कर दीजिए, आपका कार्डिनल नंबर आ जाएगा, 5 इंटू 4 इज 20। तो कार्डिनल नंबर में जितने ऑर्डर्ड पेयर्स है, देखिए 1,6 1,7 1,8 1,9 2,6 2,7 2,8 2,9, ऐसे टोटल मिला के 20 नंबर है। तो हम डायरेक्टली इसको 5 इंटू 4 से निकाल सकते हैं 20। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, तो देखिए नंबर ऑफ सबसेट बोला है तो 2 टू द पावर एन रहता है फॉर्मूला, 2 टू द पावर एन। आप देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 टू द पावर 8 हो जाता है। तो 2 टू द पावर 8 कैसे करेंगे, 2 इंटू इक्वल्स टू कितने पास 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 256 आ जाता है। 256 के मतलब ए सी ऑप्शन हमारा आ जाता है, सी ऑप्शन हमारा आ जाता है। चलिए इजी इजी क्वेश्चन है बहुत, कोई टेंशन वाली बात। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो देखिए सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को अगर आप ये देखिए, क्या आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4 से कुछ चीजें याद आ रही है? क्या इसको मैं 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2? जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएगा? जी हाँ। तो एफ ऑफ एक्स आ जाता है आपका एक्स प्लस 2। क्या बोला है आपको? एफ ऑफ 2 निकालने बोला है। तो एफ ऑफ 2 आप बोलोगे एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 प्लस 2, आपका आंसर 4 आ जाता है। अगर आपने डायरेक्टली इसमें डाल दिया तो आप बोलोगे सर ये तो 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, ये आपका 4 माइनस 4 अपॉन 0 माइनस 0, तो 0 अपॉन 0 आ जाता है, 0 टिक करके आ जाओगे। बट नहीं, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम, क्योंकि पहले तो उसको जो ऊपर सॉल्व हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी नीचे वाला कट जाता है, एक्स माइनस टू एक्स माइनस। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। 32, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीरीज। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आए हमें मैनुअली सॉल्व नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए अगर सम बोला हुआ है, सम सम मतलब सबको ऐड करना है। अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोलता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म का सम, मतलब फर्स्ट टर्म ऑलरेडी, ये आ जाता है 7। अगर मैं सम ऑफ टू टर्म्स बोलता हूँ, S2 बोलता हूँ, मतलब दो टर्म्स का सम, मतलब ये कितना आ जाता है? 7 प्लस 77, ये आ जाता है आपका क्या? 84 आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू 1 और 2 पुट करेंगे, कहाँ पे? इन चारों के चारों में, और हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन बैठ रहा है। मतलब अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरा आंसर आना चाहिए 7, और अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो मेरा आंसर आना चाहिए 84। चलिए अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में करता हूँ तो देखिए 7/9 इंटू 10 टू दी पावर 1 प्लस 1, मतलब 10 स्क्वायर हो जाता है, मतलब 100 हो जाता है, माइनस 10 माइनस 7 इंटू 1/9। 7/9 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये आ जाता है 90 माइनस 1, 7/9 इंटू 89, 89। तो 7 अपॉन एक मिनट, बराबर है क्या? 100 माइनस 10, 7 अपॉन, ये तो 9 से डिविजिबल ही नहीं होता है, फिर कोई इशू नहीं है। मतलब ये 7 हमारा कोई भी एंगल से आ रहेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो है ही नहीं, बी ऑप्शन में पुट करेंगे। 7/9, 10 टू द पावर n प्लस 1, मतलब 10 स्क्वायर, मतलब मैं 100 लिख देता हूँ डायरेक्ट, 100 लिख दिया मैंने, माइनस 10 प्लस 7 इंटू 1/9, तो ये प्लस हो रहा है अभी। तो प्लस में भी मेरे ख्याल से कुछ काम बनेगा नहीं हमारा, 90 प्लस 1 हो जाता है तो 91 हो जाता है, तो 7/9 इंटू 91 हो जाता है, तो ये भी आपका 7 एग्जैक्ट नहीं आने वाला। चलिए सी ऑप्शन पे आ जाते हैं, सी ऑप्शन। 7/81
इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 1, तो आपका 100 हो जाता है। 100 माइनस 10 माइनस 7n अपॉन 9, तो 7 इंटू 1/9, ये आ जाता है। देखिए 7/81 इंटू 90 माइनस 7/9। आपको पता है 9 टेंजा 7, सॉरी 9 टेंजा 90 और 9 9 81, तो 7 इंटू 10/9 हो जाता है। अगर मैं 7/9 कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये आ जाता है 10-1, और 10-1 क्या हो जाता है, आपका आपका आ जाता है 7/9 इंटू 9, 9 का यहाँ हमारा आंसर आ रहा है 7, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है 7। तो इसके अलावा भी हम आपको करना है तो n इक्वल टू 2 में भी पुट करके देख लीजिए, हमारा 84 आना चाहिए। तो 7/81 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 1, मतलब 10 का क्यूब हो जाता है, तो ये 1000 हो जाता है। माइनस 10 माइनस 7 इंटू 2 कितना हो जाता है, 14/9। चलिए 7/81 इंटू कितना हो जाता है ये, 990 माइनस 14/9। चलिए अगर मैं इसको अरेंज करूं, तो अगर मैं 14 इनका एलसीएम निकालता हूं तो 81 आ जाता है एलसीएम। तो 14 इंटू 9 कितना हो जाता है, 126/81 लिखता हूँ इसको। अब 7 इंटू 990 आपका आ जाता है 6930 माइनस 126/81, माइनस 126 करता हूँ डिवाइडेड बाय 81 करता हूँ, यहाँ पे एग्जैक्ट हमारा आंसर आ रहा है 84। हम ऑप्शन सी आग बंद करके सिलेक्ट कर देंगे, इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं करेंगे, S3 तक नहीं जाएंगे, सिर्फ S1 और S2 कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6। SN की बात बोली हुई है, SN बोला हुआ है आपको, SN सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है इतना 3n² माइनस n एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6। देन द थर्ड टर्म निकालने बोला, बहुत इजी है। देखिए SN का जब फॉर्मूला दिया हुआ है तो n की वैल्यू पुट करने पड़ते हैं, n की वैल्यू, तो n की वैल्यू अगर मैं S1 पुट करता हूँ तो S1 इक्वल्स टू 3 इंटू 1² माइनस 1, तो ये आ जाता है 3 माइनस 1 जो हो जाता है 2। सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब क्या, कोई चीज ऐड किया उसमें, कुछ भी ऐड नहीं किया, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज एज गुड एज फर्स्ट टर्म, मतलब ए इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म ही हो गया ना, और उसमें आपने कुछ ऐड ही नहीं किया। चलिए थर्ड टर्म निकालने बोला है, एपी बनाने के लिए सिर्फ दो चीजें लगती है, एक तो फर्स्ट टर्म और एक तो कॉमन डिफरेंस। तो थर्ड टर्म लिखिए अब, ये थर्ड टर्म इक्वल्स टू ए प्लस 3 माइनस 1 डी, तो ये आ जाता है 2 प्लस 2 इंटू 6, ये आ जाता है 2 प्लस 12, आपका 14 आपका आंसर आ जाता है। सी ऑप्शन हमने टिक कर दिया है, कोई इशू नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 तक कर लिए, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 18। 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है आपको, इंसर्ट करना है मतलब आपको 3 और 14 की जगह 3 और 18 के बीच में 4 ऐसे टर्म्स इंसर्ट करना है ताकि ये सारे के सारे एपी में रहे, एपी में रहे। ठीक है, 4 इंसर्ट करना है। तो देखिए अरिथमेटिक मीन बोला हुआ है, मतलब ये एपी बनाना है, तो एपी बनाने के लिए देखिए कॉमन डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन डिफरेंस निकालना हमारा सबसे बड़ा मोटिव रहेगा। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, समझिए एपी है, तो 18 जो है नंबर, वो कौन सा टर्म है एपी का। आप बोलोगे सर ये तो देखिए 1 2 3 4 5 होना चाहिए, नहीं, इन दोनों के बीच में 4 अब डालना है, ये टोटल 6 नंबर की एपी होगी, 6 नंबर की एपी है, 1 2 3 4 5, और लास्ट टर्म जो है वो 18 है, मतलब 6th टर्म जो है वो 18 है। आप बोलोगे सर a प्लस n माइनस 1 5d इक्वल्स टू 18, a की वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म इज 3, d प्लस 5d इक्वल्स टू 18, d की वैल्यू क्या आ रही है 18 माइनस 3/5, ये आपका आ जाता है d। अब एक बार d आपको पता चल गया तो आपको कोई इश्यू ही नहीं है, आपको d पता चल गया, फर्स्ट टर्म अगर 3 है तो a प्लस d कितना हो जाएगा 6, फिर 6 प्लस d, 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9, 9 प्लस 3 कितना आ जाएगा 12, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18।
तो ये 18 और 3 पहले से दिया हुआ है। आपने क्या निकाला है? 4 अरिथमेटिक मीन कौन से हो गए आपके? 6, 9, 12 और 15। तो ऑप्शन ए तो नहीं है, ऑप्शन बी आ जाता है हमारा आंसर। 6, 9, 12 और कोई इशू वाली बात नहीं। चलिए 35th क्वेश्चन, एन स्क्वायर। देखिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर, याद है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, ये समेशन मार्क वही दर्शाता है कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो सम ऑफ समेशन ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सम ऑफ एन स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या था? ये फॉर्मूला था आपका एन इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। कभी कभार फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, अगर क्यूब बोला रहता तो ये आंसर रहता। इजी क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूलेज भी छोटे 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 से याद रहना है, बहुत इजी रहेगा मैथ्स का पेपर अगर आपको सब छोटी छोटी चीजें, माइन्यूट चीजें आपको याद है। इफ a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, b इक्वल्स टू 2 4 एंड c इक्वल्स टू 1 3 5, देन a माइनस c एंड क्रॉस b, मतलब उनका ऑर्डर पेयर बोल रहा है। तो a माइनस c सबसे पहले हमें निकालना है। a माइनस c क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ a विच इज नॉट प्रेजेंट इन c, a माइनस c। तो देखिए 1 प्रेजेंट है तो 1 हम नहीं लिखने वाले इसमें, 2 नहीं है इधर तो 2 लिख देते हैं हम, 3 प्रेजेंट है तो 3 नहीं लिखने वाले, 4 है तो 4 नहीं है तो 4 लिख देते हैं, 5 है तो 5 नहीं लिखे। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए विच इज नॉट प्रेजेंट इन सी, विच इज प्रेजेंट, हाँ विच इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए विच इज नॉट प्रेजेंट इन सी, सही बोला है हमने। मतलब आप क्या कर रहे हो, सीधा सीधा आप कर रहे हो ए माइनस ए इंटरसेक्शन सी कर देते हो, तो 2,4 हो जाता है हमें। अब इसके ऑर्डर पेयर किसके साथ बनाना है? बी के साथ, 2,4, 2,4 और 2,4 हो जाता है आपका। तो 2 और 2, फिर 2 और 4, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 और 2 और 4 और 4। तो मुझे ये सिर्फ 4 नंबर चाहिए, तो 4 नंबर कहाँ पे है? सिर्फ ये डी ऑप्शन में हमारा आंसर आ जाता है। फिर 2,2, ये 2 और ये 2, कितने नंबर ऑफ कार्डिनल? 2 इंटू 2 4, 4 एलिमेंट्स, 4 ऑर्डर पेयर रहेंगे ये ए क्रॉस बी के, ए माइनस सी क्रॉस बी के। तो बी डी ऑप्शन हमारा आ रहा है, कोई इशू नहीं। अब f of x equals to x to the power k, f dash of 1 equals to 10, the value of k, f of 1 equals to 10 बोला हुआ है, f of 1 equals to 10 बोला हुआ है, the value of k, k आपको क्या बोला हुआ है, बोल क्या रहा है वो? f dash of 1 equals to k। देखिए सबसे पहले f of x है equals to x to the power k। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या हो जाता है? देखिए k सामने आ जाएगा, k x to the power k minus 1 हो जाता है। अगर मैं इसको f dash निकालता हूँ तो f dash of x, अब वो बोल रहा है एफ डैश ऑफ एक्स में 1 पुट करो, एफ डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू के इंटू 1 टू द पावर के माइनस 1। इसका आंसर क्या आता है? देखिए ये 10 आता है। अब आप बोलोगे सर ये 1 के ऊपर तो कोई भी पावर दे दो, 1 के ऊपर कोई भी पावर दे दो, क्या वो चेंज होता है? जी नहीं, तो ये तो 1 ही रहेगा। के इंटू 1 इक्वल्स टू 10 आ जाता है, तो के इक्वल्स टू 10 आ जाता है, के इक्वल्स टू 10 आ जाता है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ये ऑप्शन, वेरी इजी। डिफरेंशिएशन का छोटा सा एक फॉर्मूला पूछ लिया, बेसिक्स अगर आप कर दिए गए होंगे तो ये आपका आंसर आ जाता है। अब ये देखिए x इक्वल्स टू 2t प्लस x इक्वल्स टू 2t प्लस 5, y इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2, टी स्क्वायर माइनस 2 बोलते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे ये इसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, क्योंकि वेरिएबल इसमें टी के फॉर्म में। तो पहले हम डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, डी एक्स बाई डी टी। तो आप बोलोगे सर टू टी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? ये ओनली 2 आ जाएगा, बिकॉज टी का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 होता है, प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0, और आप यहाँ पे डी वाई बाई डी टी निकाल लिए तो ये आ जाता है टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। देखिए 2t हो जाता है, 2t टू द पावर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 क्या आ जाता है, और माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0। आपको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स करना है। तो देखिए ये अगर मैं सेकेंड नाम दे दूँ और ये फर्स्ट डाल दूँ, तो सेकेंड और डिवाइडेड बाय फर्स्ट करते हो ना तो आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाता है। देखिए कैसे, ये डी वाई बाई डी टी हो जाएगा अपॉन डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। देखिए दोनों में डी टी डिवाइड में तो ये कट जाएंगे,
इक्वल टू क्या आ जाएगा 2t अपॉन 2 2 का क्या आंसर आ जाता है, देखिए सिर्फ और सिर्फ टी आपका आंसर आ जाता है। ए ऑप्शन हमारा आंसर है, कोई इशू नहीं है। छोटे छोटे देखिए लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन छोड़ के जाते हैं, बट मैं आपको बोलूँ आप बेसिक पढ़ के जाइए। अगर आपने बेसिक पढ़ के गया है ना 100%, क्योंकि इंस्टीट्यूट ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछती है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की, वो बेसिक बेसिक पूछती है ताकि वो चेक करना चाहती है कि बच्चे ने मेहनत किया है क्या। मेहनत थोड़ी आपको करनी जरूरी है। चलिए, इवेल्युएट 2x+1 अपॉन x इंटू x+1। देखिए सबसे पहले तो ये आ जाता है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2x+1 अपॉन x² + x कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, मैंने आपको बताया था कि जो थोड़ा वजनदार जो बड़ा टर्म रहता है ना, उसको कभी भी टी प्रिफर कर दो। और इसको टी किसको बड़ा कौन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बड़ा कौन दिख रहा है, हमें डिनोमिनेटर बड़ा दिख रहा है, तो x² + x को हमने टी मान लिया। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन से हम कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए ये आ जाता है, देखिए हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2x+1 अपॉन टी डी एक्स। तो कुछ मजा नहीं आ रहा, यहाँ डी है, यहाँ डी एक्स है, यहाँ 2x+1 है, तो dx को dt के टर्म्स में लाना है। अभी हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये dt/dx हो जाता है। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब आप बोलोगे सर आप बोलते जा रहे हो कैसे करेंगे, हमें तो पता ही नहीं है। फॉर्मूला तो बताइए, देखिए मैं आपको हर एक चीज नहीं बता सकता क्योंकि ये एक रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये हम मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आपको एक फॉर्मूला है x टू दी पावर n, ddx ऑफ x टू दी पावर n क्या होता है, n x टू दी पावर n-1। ये फॉर्मूला हमने लगाया है, n-1 1 ऊपर पोस्ट हो, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 2x+1 हो जाता है। अब dx की वैल्यू क्या होती है, देखिए यहाँ पे dx इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय 2x+1। ये dx इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर डिवाइड में 2। अब मैं क्या करता हूँ, dx की जो वैल्यू है ना वो मैं इधर पुट करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2x+1 अपॉन t इंटू dt अपॉन 2x+1। तो ये 2x+1 कैंसिल हो गया। 1 अपॉन टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है log x प्लस टी, मतलब ये log t प्लस टी। अब t की वैल्यू क्या लिए थे हमने, log x² प्लस x प्लस टी। t की वैल्यू क्या थी, x² प्लस x, तो x² प्लस x प्लस टी हो जाता है। आप डी ऑप्शन यहाँ पे टिक कर सकते हो, ये log t प्लस टी हो जाता है। आप बोल सकते हैं log x² प्लस x प्लस टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 तक पहुंच गए हम, लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं मैथमेटिक्स का। इवैल्यूएट इवैल्यूएट इसमें आपके लिमिट्स भी दिए हुए हैं, x टू दी पावर 5। तो यही आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया, x टू दी पावर n इक्वल टू x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n इक्वल टू x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये x टू दी पावर 5+1 अपॉन 5+1 हो जाता है, क्या आ जाता है, x टू दी पावर 6 अपॉन 6। अब लिमिट भी दी हुई है यहाँ पे 2 से लेके 0 तक, तो आप पहले 2 पुट कर दोगे, 2 टू दी पावर 6 अपॉन 6 माइनस 0 टू दी पावर 6 अपॉन 6, ये आ जाता है 2 टू दी पावर 6, 2 इंटू इक्वल टू 5 बार, 1 2 3 4 5 30 64 आ रहा है, 64 डिवाइडेड बाय 6 आ रहा है, 64 डिवाइडेड बाय 6। अगर मैं 2 से काटूं तो ये 32 होता है, और 2 से काटूं तो ये 3 होता है, तो 32 डिवाइडेड बाय 3। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर मैं बोलूँ इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, इंटीग्रेशन में तो मतलब अगर इंटीग्रेशन में अगर 100 पॉइंट में अगर मैं मुझे ये क्वेश्चन को रेट करना होगा तो ये 5 to 6 नंबर होगा बस, क्योंकि बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन रहते हैं इंटीग्रेशन में। बट इंस्टीट्यूट आपसे इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर रही है, बेसिक्स आप पढ़ के जाइए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम जाते हैं एलआर लॉजिकल रीजनिंग पार्ट में। कोशिश करेंगे इसमें टाइम कवर कर पाए, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। कोशिश करेंगे ये 20 क्वेश्चन हम 15 मिनट में कर पाए। देख लेते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज।
तो देखिए मिसिंग टर्म निकालना है तो पहले ट्रेंड देख लेते हैं क्या चल रहा है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, देखिए 5 का है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। अब नेक्स्ट वाले में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, अब नेक्स्ट वाले में डिफरेंस 5 का होना चाहिए। तो 33 प्लस 5 कितना हो जाता है, 38 हो जाता है। कौन सा ऑप्शन टिक कर लेंगे हम डी ऑप्शन टिक कर लेते हैं। अब फाइंड आउट द लेटर ऑफ द सीरीज, फाइंड आउट द लेटर ऑफ द सीरीज। देखिए ए जेड और फिर वाई। अब एबीसीडी रिवाइज करिए, ए जेड और वाई। ठीक है, ए के बाद नेक्स्ट वाले टर्म में ई आया है, तो ए बी सी डी ई +4 करें तब जाके हमारा ई आया। अब फर्स्ट लेटर ही देखेंगे, ई के बाद आई आया है, तो ई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई +4 किए तो वापस आया है। इससे हमें एक चीज, एक ट्रेंड पता चल गया फर्स्ट लेटर का। यहाँ पे आई में +4 करिए, आई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम +4 करते हैं तो हमारा एम आ जाता है। तो हमें पता है कि हमारा ए ऑप्शन या बी ऑप्शन में से ही हमारा कोई ना कोई आंसर रहने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट ट्रेंड हम पता करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ Z है, Z के बाद यहाँ X हो जाएगा, तो X Y और Z। ठीक है, X Y Z। तो देखिए 2 कदम वो पीछे गया। फिर देखिए U V W X, ये तो V, देखिए जगह मैं आपको ABCD लिखूं तो ये देखिए X Y और ये Z, तो Z से वो -2 अगर करे तो X आ जाए। अब U V W, एक्स से अगर मैं -2 करता हूँ, पीछे 2 कदम जाऊं तो मुझे वी आ गया। ठीक है, अब वी से भी मुझे 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। तो वी यू से अगर मैं वी से मैं 2 कदम पीछे जाऊं तो मुझे टी मिलता है, तो एम और फिर नेक्स्ट टी आ जाता है। तो अगर एम टी आ रहा है और मुझे पता है कि ये दोनों में से कोई ऑप्शन है तो मैं ए ऑप्शन डायरेक्टली कर सकता हूँ, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड रॉन्ग नंबर ऑफ द सीरीज, रॉन्ग नंबर निकालना है 22 और 37। देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितने का चल रहा है, इन दोनों में डिफरेंस चल रहा है हमारा 22 - 30 15 का डिफरेंस चल रहा है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का चल रहा है, देखिए 52 -37 भी 15 है। 62 और 67 में डिफरेंस कितने का, 15 का चल रहा है। 67 और 84 में डिफरेंस कितने का है, 84 - 67 17 का डिफरेंस हो जाता है। तो हमें हमें रॉन्ग नंबर पता चल गया, वो है 84, कोई दिक्कत नहीं। 20 is written as 863985, 11 is written as 323039, 12 can be written as। चलिए तो देखिए 11 की बात हो रही है, 20 की बात हो रही है। सबसे पहले 20, तो देखिए टी को क्या लिखा हुआ है उन्होंने, 8 लिखा हुआ है, डब्ल्यू को 6 लिखा हुआ है, ई को 3 लिखा हुआ है, एन को 9 लिखा हुआ है, को 8 लिखा हुआ है और वाई को 5 लिखा हुआ है। तो इससे हम देखिए टी को क्या बोल सकते हैं, 12 के हिसाब से टी को मैं 8 बोल सकता हूँ, डब्ल्यू ऊपर से देख के 6 लिख सकता हूँ, ई को मैं यहाँ से देख के 3 लिख सकता हूँ, एल है यहाँ पे एल नहीं है, ई है यहाँ पे वी नहीं है, वापस ई है तो ई को मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। अब मुझे एल और वी चाहिए, तो ये देखिए एल जो है सेकेंड लेटर है 11 का, तो सेकेंड लेटर एल का जो है ये 2 है, तो मैं एल को 2 लिख देता हूँ। अब बी जो है लास्ट थर्ड लेटर है, लास्ट थर्ड मतलब ये आपका 0 हो जाता है, तो यहाँ 0 लिख देता हूँ। तो 863203 आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है बताइए, ये तो ए ऑप्शन में हमारा आंसर आ जाता है। वेरी इजी, कोडिंग बोलते हैं इसको। तो कोडिंग हमें तो नहीं है, बट जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उन लोगों को कोडिंग में बहुत मजा आता है। चलिए, लूज इज कोडेड एज 1357। ठीक है, लूज को हम बोल रहे हैं 1357। गेन इज कोडेड एज 2468। व्हाट आर द फिगर्स 8 to 146। देखिए 8 को क्या इन्होंने बोला है, देखिए यहाँ मुझे 8 दिख रहा है, तो 8 बोले तो n, मैं n लिख देता हूँ। और यहाँ पे देखिए 2 मुझे बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है मुझे स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में 2 मतलब g है, तो g लिख देता हूँ। 1 मुझे देखिए यहाँ स्टार्टिंग में दिख रहा है लूज के, तो l है स्टार्ट हो रहा है, तो l लिख देता हूँ।
4 मुझे बोला है, तो देखिए 2 के बाद 4 आ रहा है इधर नेक्स्ट, तो ए को मैं 4 बोल देता हूँ, 4। 6, 6 मुझे यहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ 6 दिख रहा है लास्ट सेकंड, तो ये आई बोल देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे 4, 4 को मैंने क्या लिख दिया गलती से, ए लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे, तो NGLAI होना चाहिए, NGLAI। तो क्या मैं ए ऑप्शन टिक कर दूं? जी हाँ, NGLAI, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं। जल्दी जल्दी हो रहे हैं और अच्छी बात है, ये जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, हमें भी ऐसे ही ट्राई करना है। P इक्वल्स टू 2, बैग इक्वल्स टू 10, देन बॉक्स इक्वल्स टू। P इक्वल्स टू 2 से मुझे एक चीज समझ में आ रही है, देखिए अगर मैं A B C D E F करता हूँ, कि अगर मैं A को 1 बोल दूं, B को 2 बोल दूं, B को 3 बोल दूं, D को 4 बोल दूं, 5 और ये 6, तो B तो 2 आ रहा है। अब मुझे बैक चेक करना है, क्या ये मेरा अजम्पशन राइट है? A B C D E F G, G आ रहा है 7, तो बैग में देखिए B A G आ जाता है, तो B 2 है, A 1 है, G 7 है, तो ये 10, यस 10 आ रहा है। तो क्या हम बॉक्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। H को आप बोलोगे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। हमें क्या निकालना है? हमें बॉक्स निकालना है। तो बी की वैल्यू क्या है? 2। ओ की वैल्यू क्या है? देखिए ओ की वैल्यू आ रही है 15 है, ये 14 के बाद 15। एक्स की वैल्यू क्या है? 3। एक्स की वैल्यू है 24, तो 2 प्लस 15 प्लस 24, 41 आ जाता है। 41, 41 मतलब सी ऑप्शन आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। A man stands on a point and starts walking towards north and then turns left, then turns right and left, in which direction he is moving. चलिए, a man stands from a point and stands on a point and starts walking towards north. North मतलब ऊपर। सबसे पहले ये ड्रॉ कर देता हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, then man stands on a point and walks towards north and then turns left, लेफ्ट ले लिया उन्होंने, ठीक है, then turns right, वापस राइट ले लिया, एंड देन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट ले लिया, इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग अराउंड। तो ये इधर साइड के लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, मतलब क्या वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, वेस्ट। तो ए ऑप्शन हमारा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा था, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर वापस लेफ्ट लिया। अब ये कौन से डायरेक्शन में है? वेस्ट डायरेक्शन में है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, बिफोर सनसेट की बात हो रही है। One evening before sunset, two friends Ravi and Raj were talking to each other face to face. ठीक है? The shadow was exactly to his left side, which direction Raj is facing. देखिए वो लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ठीक है। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, सनसेट देखिए सनसेट कहाँ होता है? सनराइज ईस्ट से होता है, और सनसेट कहाँ होता है? वेस्ट से सनसेट होता है। तो बिफोर सनसेट की बात हो रही है, मतलब सेट जो है वो वेस्ट साइड में है, समझ लीजिए। यहाँ पे अगर मैं सन बना देता हूँ, सनराइज ईस्ट से होता है, सनसेट जो होता है वो वेस्ट में होता है। अब वो आमने सामने बात कर रहे हैं। टू फ्रेंड्स वे टॉकिंग ईच अदर, इफ रवि शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट साइड, उसके लेफ्ट साइड में उसकी शैडो है। कि रवि जो है, रवि की जो है, रवि की शैडो उसकी लेफ्ट साइड में। समझिए रवि इधर खड़ा है, तो रवि की शैडो जो है वो लेफ्ट साइड में, मतलब उसका लेफ्ट ये है, लेफ्ट मतलब रवि जो है वो कौन से डायरेक्शन में देख रहा है? वो इधर से डायरेक्शन में देख रहा है, इसके लिए उसका लेफ्ट इधर है। और वो लोग आमने सामने खड़े हैं, तो राज क्या रहेगा? राज इधर खड़ा रहेगा। राज इधर देख रहा है। विच डायरेक्शन वॉज राज फेसिंग? राज कौन से डायरेक्शन में देख रहा है? राज देखिए ऊपर के डायरेक्शन में देख रहा है। ऊपर के डायरेक्शन मतलब नॉर्थ डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एक बार मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सनसेट की बात हो रही है, तो सनसेट जो होता है वो वेस्ट से होता है, ईस्ट से राइज होता है, वेस्ट से सनसेट होता है।
अब टू फ्रेंड्स रवि एंड राज वे टॉकिंग ईच अदर फेस टू फेस, आमने सामने ऐसे बात कर रहे हैं। रवि की जो शेडो है वो एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट साइड है, उसके लेफ्ट साइड उसकी शेडो आ रही है। देखिए उसकी अगर सूर्य की किरण आ रही है तो हमारे पीछे उधर साइड लेफ्ट साइड में उसकी शेडो आती है। तो लेफ्ट साइड आ रही है मतलब वो इधर साइड देख रहा है, मतलब इधर साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, और राज उधर देख रहा है। अगर देखिए राज के बारे में बोलता है तो राज के राइट में, ठीक है, रवि लेफ्ट, कि रवि का लेफ्ट उसकी शैडो रहेंगी, शैडो। और राज के राइट में उसकी शैडो रहेंगी। तो मुझे बताइए राज कौन से डायरेक्शन में देख रहा है? देखिए राज ऐसे देख रहा है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में राज देख रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है कि ऑप्शन नॉर्थ। इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ, देखिए साउथ वेस्ट, सबसे पहले मैं आपको ये बना दूं कि नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है, और ये वेस्ट हो जाता है। अब साउथ वेस्ट मतलब क्या होता है? ये साउथ वेस्ट हो जाता है। तो साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ। देखिए आपको नॉर्थ बनाना है, हाँ? ये जो है, अगर मैं ये डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, साउथ वेस्ट जो है वो नॉर्थ बन जाता है, तो ये समझिए ये साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट, ये समझिए साउथ वेस्ट हो जाता है। अब देखिए साउथ वेस्ट नॉर्थ आ गया, ये पूरा इधर लेके आ गए हम इसको, तो उसके नेक्स्ट वाला क्या रहेगा? ये वेस्ट रहेगा। फिर ये आपका नॉर्थ वेस्ट रहेगा। फिर ये आपका नॉर्थ रहेगा। फिर ये आपका नॉर्थ ईस्ट रहेगा। फिर ये ईस्ट रहेगा। फिर ये आपका क्या रहेगा? साउथ ईस्ट रहेगा, और ये साउथ रहेगा। ये पूरा ऐसा सर्कल घूम जाता है। व्हाट विल बी द नॉर्थ ईस्ट बी? नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट ये ना, नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा? ये नॉर्थ ईस्ट जो है वो साउथ बन गया। वो नॉर्थ ईस्ट जो है वो साउथ में आ गया, नीचे में आ गया। देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये वेस्ट, तो साउथ में आ गया। देखिए नॉर्थ ईस्ट, हमारा ऑप्शन आ जाता है सी ऑप्शन। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजीली हमें मैनेज हो जाने चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6 children A B C D E F are sitting in a row facing north। कि नॉर्थ, अच्छा, 1 2 3 4 5 6, A B C D E F, 6 लोग हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में देख रहे हैं। बी इज बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में बी आ जाता है, एफ और डी के बीच में बी आ जाता है। ई इज बिटवीन ए एंड सी, ई जो है वो बिटवीन ए एंड सी के बीच में है, ए और सी के बीच में है ई। ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ, ए के बाजू में यहाँ एफ नहीं आ सकता, एफ नहीं आ सकता इधर। नेक्स्ट टू, ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ एंड डी, डी भी नहीं आ सकता, मतलब एफ और डी इन लोगों के पास में नहीं आ सकते। मतलब ये या तो कॉर्नर में ही रहेगा, ए जो है वो हमेशा कॉर्नर में रहेगा, या तो राइट हैंड साइड वाले या तो लेफ्ट हैंड साइड वाले। अगर मैं कॉर्नर में लिख दूं ए ई सी, क्योंकि इसके बाजू में या तो डी भी नहीं आना चाहिए, एफ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी, डी के नेक्स्ट में नहीं आना चाहिए सी। तो यहाँ पे अगर समझो मैं एफ बोल देता हूँ, एफ, एफ बी डी, तो हमारे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जी हाँ, सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी, जी हाँ, यहाँ पे सी के बाजू में एफ है। ए के बाजू में एफ और डी नहीं हो सकते, तो हाँ ए के बाजू में कुछ भी नहीं है, एफ और डी समझ। और बाकी ए ई सी और एफ बी डी तो लिख दिए। एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, एफ किसके बीच में है? देखिए एफ सी और बी के बीच में दिख रहा है मुझे, तो बी और सी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। बी ऑप्शन हमारा आपका आंसर आ जाता है। बस ये एल आर जो है वो स्कोरिंग है, उसमें थोड़ी मेहनत आपको ज्यादा करनी है। क्योंकि देखिए, क्योंकि स्कोरिंग है, आपका स्कोर इससे बहुत ज्यादा अच्छा इंक्रीज हो सकता है। तो जो लोग एलआर को एकदम हल्के में भी नहीं लेना, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करोगे ना एकदम फ्लुएंटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन जमेंगे एलआर के। चलिए 51, 5 boys A B C D E आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। वापस 1 2 3 4 5 लोग हैं, नॉर्थ देख रहे हैं। ए इज इमीडिएट राइट ऑफ डी एंड ई,
ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, ठीक है, बी के एकदम ही राइट में ए है, ई इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के एकदम लेफ्ट में ई आ जाता है, तो ई बी ए हो जाता है तो बी, बट ऑन द राइट ऑफ सी, देखिए ई इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी बट राइट ऑफ सी, सी के राइट में है ई, ठीक है, ए इज ऑन द लेफ्ट ऑफ डी, ए जो है डी के लेफ्ट में, तो डी के लेफ्ट में ए आ जाता है। हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से अगर मैं चेक करूं तो सेकंड कौन है, तो मुझे तो ए दिख रहा है, तो ए हमारा आंसर आ जाता है। हु इज सेकंड, अच्छा लेफ्ट साइड से, ओके 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 सॉरी, लेफ्ट साइड कहाँ से होता है, लेफ्ट तो ये होता है ना, ये राइट से ए है सेकंड, तो लेफ्ट से सेकंड कौन है, ये तो ई हो जाता है हमारा सेकंड, ई ऑप्शन हमारा आंसर आ जाता है। कभी कभार अगर हम ध्यान नहीं दें तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों के कारण मार्क्स लूज कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारा 100% फोकस रहना बहुत जरूरी है एग्जाम की वो 2 घंटे में भी। बहुत छोटी सी गलती होगी, राइट साइड से मैंने सेकंड देख लिया था, बट हमें लेफ्ट से देखना है, यहाँ पे लेफ्ट बोला हुआ, चलिए कोई इश्यू वाली बात नहीं है। 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग सेंटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फेसिंग सेंटर में अगर मैं सर्कल बना दूं और 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटर में देख रहे हैं हम लोग, सब सेंटर में देख रहे हैं। ही इज सिटिंग, बी जो है इज सिटिंग जी एंड डी, मुझे बोल रहा है बी इज सिटिंग बिटवीन जी एंड डी होना चाहिए, बी इज सिटिंग बिटवीन जी एंड डी, तो जी और डी के बीच में मैं बोल देता हूँ कि आपका जी और डी के बीच में बी आ जाता है। कि मैं एक बार इसको पॉइंट आउट भी कर देता हूँ, सी और डी के बीच में बी आ जाता है। एच इज थर्ड, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में देखा जाए तो देखिए बी का लेफ्ट कहाँ आएगा, अगर देखिए बी जो है वो इधर देख रहा है, ठीक है, तो बी का लेफ्ट इधर साइड रहेगा, ठीक है, आप देखिए अरेंज करिए अपने आप को, तो उधर साइड में देखिए राइट इधर साइड रहेगा जी की तरफ और लेफ्ट डी की तरफ रहेगा, तो उसके थर्ड में एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, 1 2 और ये 3 यहाँ एच आ जाता है लेफ्ट ऑफ बी, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सेकंड टू द राइट ऑफ सी, मतलब अगर ए इधर है तो सेकंड में राइट ऑफ ए, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ए, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, 1 2 3 इधर है, सेकंड टू द राइट ऑफ ए, अगर ए है इधर तो 1 2 राइट, ए के राइट में एच आ जाता है सेकंड पेज पे। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में क्या आ जाता है, सी आ जाता है, इधर सी आ जाता है, सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड जी, बी C is sitting between A and G and B and E are not sitting opposite, ठीक है, B और E जो है वो ऑपोजिट नहीं है, तो मतलब E इधर आ जाता है और क्या बच गया हमारा A B C D E F, F इधर आ जाएंगे। अब उनको बोलो जो क्वेश्चन पूछना है हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में, डी का लेफ्ट कहाँ है सबसे पहले बताइए, क्या ये साइड डी का लेफ्ट रहेगा, जी नहीं ये रहेगा, देखिए आप अपने आप को डी के प्लेस में रखिए, आप उधर सेंटर में देख रहे हैं तो लेफ्ट आपका किधर रहेगा, इधर ई की तरफ। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, थर्ड, तो 1 2 और ये 3, एफ हमारा आंसर आ रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है, तो डी के पर्सपेक्टिव से देखिए थर्ड पे कौन है, एफ है। अच्छा 52 और 53, तो 53 भी देख लेते हैं। हु इज सिटिंग बिटवीन एच एंड डी, एच और डी के बीच में कौन है, देखिए एच और डी के बीच में, एच और डी के बीच में तो ई आ जाता है हमारा, तो उसका आंसर क्या आ जाता है हमारा, ऑप्शन एच और डी के बीच में ई ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाता है। इसी क्वेश्चन से हो सकता है कि एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आए और हो सकता है मैथमेटिक्स में ज्यादा टाइम लगे, एलआर में टाइम कम लगे, तो इंस्टीट्यूट आपको ऐसा वन वे पेपर नहीं देंगे, एकदम ही वो मैनेज करेंगे आपके वर्कलोड, कहाँ आपको क्वेश्चंस में टाइम कम लगेगा, कहाँ क्वेश्चंस में टाइम ज्यादा लगेगा। चलिए 54 पे आ जाते हैं। इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, तब प्लस का मीनिंग होता है सिस्टर, सिस्टर ऑफ। ए क्रॉस बी मीन्स वाइफ ऑफ बी, तो ये वाइफ होता है, वाइफ ऑफ बी। परसेंटेज मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, फादर होता है परसेंटेज। एंड ए माइनस बी मीन्स ब्रदर ऑफ बी, तो ये ब्रदर हो जाता है, ब्रदर ऑफ बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टी इज अ डॉटर ऑफ पी, टी जो है वो पी की डॉटर होनी चाहिए,
कि टी इज डॉटर ऑफ पी, फीमेल होनी चाहिए, वो भी इसकी डॉटर होनी चाहिए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए पी क्रॉस पी इंटू क्यू बोला हुआ है, तो पी इंटू क्यू इंटू वाइफ हो रहा है, तो पी और क्यू जो है, अगर मैं इधर सॉल्व करूँ तो पी और क्यू जो है वो हस्बैंड वाइफ है। एक हार्ट का सिंबल हो जाएगा हस्बैंड वाइफ का। परसेंटेज क्यू, परसेंटेज आर, तो क्यू इज फादर ऑफ आर, क्यू जो है वो फादर है आर का। तो क्यू ये मेल हो जाता है, ये मेल हो जाता है, ये फीमेल हो जाता है, और क्यू इज फादर ऑफ आर, आर हो जाता है इधर। आर माइनस टी, आर इज ब्रदर ऑफ टी, आर और टी जो है वो आपस में ये डॉटर है। नहीं नहीं, ये दोनों आपस में भाई हो जाते हैं, कजिन्स हो जाते हैं, ब्रदर्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर प्लस लिखा है, आर प्लस, गड़बड़ ठीक है हमने। देखिए पी क्रॉस क्यू लिखा हुआ है, पी इंटू क्यू लिखा हुआ है, तो पी इंटू क्यू, पी इज वाइफ ऑफ क्यू, जी हाँ। क्यू परसेंटेज आर मतलब क्यू इज फादर ऑफ आर। ठीक है, आर प्लस एस दिया हुआ है, अभी आर प्लस एस प्लस है सिस्टर, आर इज सिस्टर ऑफ एस, आर इज सिस्टर ऑफ एस। ठीक है, फिर आर इज सिस्टर ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल हो गई। फिर एस माइनस टी, एस माइनस टी, एस इज ब्रदर ऑफ टी, एस इज ब्रदर ऑफ टी, एस इज ब्रदर, तो ये मेल हो गया। अब देखिए क्या है, टी इज डॉटर ऑफ पी, टी जो है वो डॉटर, क्या टी से पता चल रहा है हमें 100% की टी मेल है कि फीमेल है? हमें कुछ भी नहीं पता। देखिए एस माइनस टी से हमें क्या पता चल रहा है, तो एस इज ब्रदर ऑफ टी, तो टी के बारे में नहीं पता है, उसने एस बता दिया कि वो मेल है। तो एक बार हम सेकेंड ऑप्शन भी देखते हैं, बाकी ऑप्शन के बारे में भी सोचते हैं और फिर हम डिसीजन लेंगे। फिलहाल मैं इसको रब कर रहा हूँ, बी ऑप्शन दे अपने, ऐसे क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी रहते हैं। बी ऑप्शन दे जाते हैं, पी क्रॉस क्यू मतलब पी इज वाइफ ऑफ क्यू, पी और क्यू ये वाइफ हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ, ये हार्ट का सिंबल, ये फीमेल हो जाते हैं, पी इज वाइफ ऑफ क्यू, मेल हो जाता है। क्यू परसेंटेज आर, क्यू परसेंटेज आर, तो क्यू इज फादर ऑफ आर, आर का फादर हो गया क्यू। ठीक है, अब आर माइनस टी, आर माइनस टी मीन्स आर इज ब्रदर ऑफ टी, आर इज ब्रदर ऑफ टी, आर इज ब्रदर ऑफ टी, तो ये आ गया आपका क्या, मेल हो जाता है, ब्रदर है आपस में भाई बहन। और ऑब्वियसली ये दोनों भाई है, तो इनका भी, ये भी टी के भी पेरेंट्स पी और क्यू ही देंगे। और टी प्लस एस, टी इज सिस्टर ऑफ एस, यस, टी इज सिस्टर मतलब टी जो है वो सिस्टर है, यहाँ बोल दिया उन्होंने फीमेल है। टी इज सिस्टर मतलब जो बहन है, एस टी जो है वो एस की बहन है, तो ये आपस में सब अपने भाई बहन है। और इनके पेरेंट कौन है, पी और क्यू, तो आपका आंसर पी इज डॉटर ऑफ टी, यहाँ पे पी इज डॉटर ऑफ पी, आपका आंसर आ जाता है बी ऑप्शन में। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप मार्क कर सकते हैं, रख सकते हैं, स्टार मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 55, Anil said this girl is wife of grandson of my mother. अच्छा अच्छा, how is Anil? Anil said this girl is wife of grandson of my mother. तो उसकी मदर, फिर उसका सन, फिर ग्रैंडसन, और फिर उसकी वाइफ। वाइफ कौन है, दिस गर्ल, ये बोला मैंने, दिस गर्ल इज वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, माय मदर का सन, ये तो अनिल हो गया। अब अनिल के बेटे की वाइफ, अनिल की बेटे की वाइफ की क्या हो गया, मतलब किससे, गर्ल, हाउ इज अनिल रिलेटेड टू द गर्ल, गर्ल की नजर विद रिस्पेक्ट टू गर्ल हम क्या बोलेंगे अनिल को, फादर इन लॉ हो जाता है, फादर इन लॉ। ठीक है, उसका ससुर हो जाता है। चलिए, पी इज मदर ऑफ के की जो मदर है वो पी है, पी इज मदर मतलब फीमेल है ऑफ के इज मदर ऑफ के इज सिस्टर ऑफ डी, के जो है वो सिस्टर है, ये फीमेल है, और ये सिस्टर है किसकी, के इज सिस्टर ऑफ डी इज फादर ऑफ जे का फादर है, मतलब ये मेल है। एंड हाउ इज पी रिलेटेड टू जे के नजरिए से आप पी देखेंगे, तो उसके फादर
ठीक है, उसके फादर के फिर फादर की बात हो रही है, फादर के मदर की बात हो रही है, फीमेल है, क्योंकि ये देखो ये आपस में भाई बहन है, के और डी, क्योंकि के सिस्टर ऑफ डी, तो ये भाई बहन है। तो डी की मदर कौन होगी? पी होगी। तो दो जनरेशन पीछे जाना है हमें। एक तो पहले उसकी जनरेशन जो है डी, डी जो है वो फादर है, फादर की मदर मतलब ग्रैंड मदर की बात हो रही है, दादी माँ की बात हो रही है, ग्रैंड मदर की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही फीमेल लिखा, पी इज मदर बोला हुआ है, ओके, मतलब फीमेल है। अगर यहाँ पे मेल होता तो ग्रैंड फादर हो जाता, तो ग्रैंड मदर इसका आंसर हो जाता है। चलिए, इन अ फैमिली देर आर 6 मेंबर्स, ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। ए एंड बी आर मैरिड कपल्स, ठीक है, ए और बी जो है वो मैरिड है। ए बीइंग मेल मेंबर, अच्छा 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 अच्छा, ये मेल है तो ये हो जाएगी फीमेल। डी इज द ओनली सन ऑफ सी, का जो है ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए बीइंग द मेल मेंबर, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, का जो सन है मेल, ये आपका डी है। हु इज ब्रदर ऑफ ए, हु इज ब्रदर ऑफ ए, अच्छा 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 अच्छा, मतलब सी का जो सन है डी, वो है ब्रदर ऑफ ए, ब्रदर है, सन मेल। C, who C is the only son of C, who is brother of A. A being male member, B is the only son of C, who is brother of A. E is sister of D, जो है वो sister है. E is sister of D. E is daughter-in-law of F. E is daughter-in-law of F. तो थोड़ा सा इशू दिख रहा है मुझे. He is the only son of C, ठीक है. He is the सी इज द सन ऑफ सी, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये गड़बड़ की है हमने. ये जो सी है, सी जो है वो ए का ब्रदर है, डी ब्रदर नहीं है. यहाँ पे मैं अरेंज कर देता हूँ सी, हु इज ब्रदर ऑफ ए, ठीक है. सी इज द सन ऑफ सी, सी इज द सन ऑफ सी, ये मेल हो गया. हु इज ब्रदर ऑफ ए, मतलब सी के बारे में बोल रहा है कि ये इसका भाई है. हु इज ब्रदर ऑफ ए, अब ये भी मेल हो गया. अब बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, एफ की डॉटर इन लॉ है, मतलब अगर इसका पिताजी अगर एफ है तो बी इसका डॉटर इन लॉ हो गया. ओके, कोई दिक्कत नहीं अपनी, ये मेल हो गया. एफ, ए बी सी डी, ई बचा हुआ है. ई इज सिस्टर ऑफ डी, ई इज सिस्टर ऑफ डी, तो इसका सिस्टर कौन है? फीमेल. अब क्या पूछा है उन्हें? हाउ बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ हुज हस्बैंड हैज डाइड, बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ whose husband has died. How is E related to C? How is E related to C? के नजरिए से देखेंगे C कौन है, तो C तो C मदर होगी ना. रिलेटेड टू C, सॉरी, टू C, मतलब C के नजरिए से आप देखोगे, C के नजरिए से आप देखोगे कि E कौन है. टू C बोला हुआ है ना, तो C के नजरिए से आप देखोगे E कौन है, तो C के नजरिए से E कौन है, तो ये तो इसकी बेटे की बहन है. ऑब्वियसली ये इसकी भी माँ होगी, ऑब्वियसली ये उसकी डॉटर होगी. ई की डॉटर जो है वो ई. कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट आप एक दो बार अच्छे से करोगे ये डायग्राम बन जाएगा आपका. चलिए 58, चलिए ये है, which have to decide to given conclusions. Some banks are colleges, some banks are colleges. तो ये बैंक आ गया, ये बैंक बना दिया और ये कॉलेज बना दिया. ऑल कॉलेजेस आर स्कूल, तो ये मैंने स्कूल बना दिया, CHSC, स्कूल बनाई, क्योंकि सारे के सारे जो कॉलेजेस है वो स्कूल के अंदर कवर हो जाते हैं. अब कंक्लूजन देखना है हमें, कंक्लूजन क्या बोलता है. ठीक है, कंक्लूजन सबसे पहला, एटलीस्ट सम बैंक्स आर स्कूल, एटलीस्ट सम बैंक्स आर स्कूल. जी हाँ, सम बैंक स्कूल है. देखिए इतना जो पोर्शन है, इतना वाला जो पोर्शन है वो आपका बैंक भी है और स्कूल भी है. पहली वाली बात उन्होंने सही बोली. ऑल स्कूल्स आर कॉलेजेस, क्या ऑल स्कूल्स आर कॉलेजेस?
जी नहीं, ऑल कॉलेजेस आर स्कूल है। देखिए ये पूरा पार्ट जो है वो स्कूल और कॉलेज, क्या इतना वाला पार्ट जो है वो स्कूल जो है स्कूल है बट कॉलेज नहीं। तो सेकंड वाला कंक्लूजन गलत हो जाता है, सेकंड वाला गलत हो जाता है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें? ओनली वन, ओनली वन फॉलोज। ठीक है, ऑल बॉटल्स आर ग्लासेस, ऑल बॉटल्स आर ग्लासेस, ऑल बॉटल समझिए मैंने बॉटल बना दिया, और ऑल बॉटल्स आर ग्लासेस तो मैंने ये ग्लास का इसके ऊपर वाला सेट बना दिया इसका, तो ये ग्लासेस में आ गया। ठीक है, पूरे बॉटल ग्लासेस में कवर हो जाते हैं। नो कप इज ग्लास, पहला अगर ये बनता है तो मैंने समझो ये कप बना दिया, नो नो कप इज ग्लास, तो ये कप आ जाता है। अब कंक्लूजन पे आ जाए, नो बॉटल इज कप, एब्सोल्युटली करेक्ट बोल रहे हैं क्योंकि ग्लास का छोटा सा पार्ट है बॉटल। ठीक है, ऑब्वियसली ये दोनों एक्सक्लूसिव सेट्स है क्योंकि देखिए नो का क्लब इज ग्लास ही बोल दिया, पूरे से ही एक्सक्लूड कर दिया कप को, तो ऑब्वियसली बॉटल भी एक्सक्लूड ही होगा। एटलीस्ट सम ग्लासेस आर बॉटल, यस, ये जो इतनी ग्लासेस है ना, ये इतनी ग्लासेस वो बॉटल भी है। ठीक है, तो एटलीस्ट सम ग्लासेस आर बॉटल, तो दोनों आपके सही आ जाते हैं। दोनों ओनली बोथ 1 and 2 फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज हो जाते हैं। 60 लास्ट क्वेश्चन, सम सिटीज आर टाउन, तो मैंने सिटीज का सेट बना दिया और ये टाउन्स का सेट बना दिया। ये सिटीज हो गया, ये टाउन्स हो गया। अब सम विलेजेस, विलेजर्स आर सिटी, सम विलेजर्स आर सिटी, सम विलेजर्स आर सिटी। चलिए, तो ये अलग अलग टाइप के बनेंगे कि यहाँ पे एक बन जाएगा आपका। ठीक है, ये विलेजर्स का सेट बन सकता है। दूसरा आपका ऐसा बन जाएगा कि टी टी और ये इधर विलेजेस, कुछ भी बन सकता है बिकॉज आपको बोला नहीं है ज्यादा विलेजेस। यहाँ पे बोला सम विलेजेस आर सिटी, टाउन के रिस्पेक्ट में कुछ भी बात नहीं है, तो हम ले भी सकते हैं इसको, नहीं भी ले सकते। पहले इसमें लिया हुआ नहीं है, दूसरे इसमें लिया हुआ है। हम आप एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। एटलीस्ट सम विलेजर्स आर टाउन, एटलीस्ट सम विलेजर्स आर टाउन, तो पहले वाले के हिसाब से तो नो है, दूसरे वाले के हिसाब से राइट है। तो अगर मैं बोलूँ फर्स्ट के हिसाब से नो है, सेकेंड के हिसाब से राइट है। नो विलेजेस इज, नो विलेज इज अ टाउन, नो विलेज इज अ टाउन फर्स्ट के हिसाब से राइट है, सेकेंड के हिसाब से रॉन्ग है। तो ये देखिए दोनों जो है एक साथ कभी दोनों कंक्लूजन सेटिस्फाई नहीं हो रहे। अगर पहला सही है तो दूसरा गलत, दूसरा सही है तो पहला गलत। तो ये कैसा है, ये दोनों दोनों में से एक ही होगा, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकते। ये जो मैंने दो सेट्स बनाए हैं, तो यहाँ तो ईदर वन और टू फॉलो, मतलब यहाँ तो ये वाला आपकी सिचुएशन रहेगी, या तो ये वाली सिचुएशन रहेगी आपकी। ठीक है, जिसमें पहला फॉलो होता है दूसरा नहीं होता, या तो पहला नहीं होता तो दूसरा होता। तो ईदर वन और सेकेंड वाला बात आ जाती है इसमें। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत इत्मीनान से हमने बहुत धीरे धीरे एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस किया। अब आपकी एग्जाम्स बहुत पास आती जा रही है, तो कोशिश करिए फटाफट फटाफट सारे सिलेबस कंप्लीट करने की, और ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए। मैं सेकेंड जो पार्ट है एमटीपी का, जो सेकेंड आईसीआई ने रिलीज किया है, सेकेंड एमटीपी भी रिलीज किए, वो भी जल्द से जल्द ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए रिलीज करने का। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो सके। अगर आप चाहते हैं कि कुछ टॉपिक्स में मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा वो वीडियोस बनाने की। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।